स्क्रीन शो हो रही है मेरी आप लोगों को? मेरे दोस्तों ये रिलेटिवली सिंपल है। वाइल का उर्दू में क्या मतलब होता है? जब तक या जब के। लेकिन अभी मैं वैसे आपको बोलूँगा क्योंकि मेरी अपनी उर्दू से इंग्लिश सही नहीं है, तो आप ऐसे समझिए मैंने आपको बोला जब तक वाइल का मतलब अभी हम लेते हैं जब तक। अब वाइल के एक स्पेसिफिक सेंटेंस है कि वाइल जिस तरह फॉर लूप का फॉर लिखना जरूरी होता है, इस तरह वाइल का लूप है तो वाइल लिखना जरूरी है। जिस तरह फॉर के बाद आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाए थे, इसी तरह वाइल के बाद भी राउंड ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। जिस तरह आपने फॉर के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे, वाइल में भी राउंड ब्रैकेट्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। बस एक छोटा सा फर्क ये है कि फॉर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स या निटी-ग्रिटी डिटेल्स इन्वॉल्व थी। वाइल रिलेटिवली बहुत सिंपल है। वाइल बोलते हैं मुझे बस ये बताओ कंडीशन कब तक, जब तक ये कंडीशन जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है ये ट्रू रहेगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पीस ऑफ कोड है मैं एग्जीक्यूट करता रहूंगा। जैसे ही ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर की कंडीशन फॉल्स हुई, आपकी जो लूप है या आपकी जो आइटरेशन है वो भी टर्मिनेट हो जाएगी। डेट सिंपल। फॉर के अंदर कितनी सारी इंटीग्रिटी डिटेल्स थी, आप वेरिएबल्स बना रहे हैं, आप कंडीशन दे रहे हैं, आप अपने आइटरेटर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक वेरिएबल तो आप होल्ड करेंगे जिसकी बेस के ऊपर आप कंडीशन को सेटिस्फाई या फिर करना पड़ता है। फॉर के अंदर वो उसका नेटिव आइटरेटर, नेटिव वेरिएबल होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वाइल बोलता है मैं खुद कोई वेरिएबल होल्ड नहीं करता, आप अलग से एक वेरिएबल मैनेज करें और उसकी बेस के ऊपर आपने जो भी कंडीशन बनानी है वो बनाएं। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं, इनिशियली मिनट्स अंटिल बस अराइव क्या है 5, ये 5 मिनट के बाद बस आ जाएगी, ये हमने एक इनिशियल वैल्यू होल्ड करवाई है। और उसके बाद मेरा जो वाइल है वो ये है कि भाई जब तक ये मिनट्स अंटिल बस अराइव 0 नहीं हो जाता या 0 से कम नहीं हो जाता, क्या लिखा हुआ है? मिनट्स अंटिल बस अराइव इज ग्रेटर देन और लेस देन। जरा दोबारा देखें, ग्रेटर देन मतलब जब तक ये मिनट्स अंटिल बस अराइव 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलाते रहना और कंसोल पे लॉक करते रहना कि भाई बस अराइव इन इतने मिनट्स, ये हर लॉक पे चलता रहेगा। और आपने बस ये कर दिया है कि इस ग्लोबल वेरिएबल को इस वाइल के अंदर डिक्रीमेंट करते रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम कंडीशन चलेगी, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 इज ग्रेटर देन 0, बोलो भाई ट्रू, तो आपके ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। आपके यहाँ पे आएगा बस अराइव्स इन 5 मिनट्स और उसके बाद आपके 5 में से -1 हो जाएगा। अब क्योंकि ये लूप है तो आपकी बात दोबारा ऊपर जाएगी और इस डिक्रीमेंट की वजह से इस वेरिएबल की वैल्यू 5 से क्या हो गई है 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये चलता रहेगा। लेट्स से हम 1 तक आ गए, बस अराइव इन 1 मिनट, उसके बाद 1 से भी माइनस हुआ 1, तो यहाँ पे बात क्या आई 0, इज 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, तो बस यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी और आपका आइटरेटर चलना बंद हो जाएगा, आपकी आइटरेशन टर्मिनेट हो जाएगी। ये था वाइल का बिल्कुल बेसिक सेंटेंस। अब इसको घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा काइंडली, ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं भाई, डू वाइल। अभी तक हमने 2 लूप देख लिए हैं, एक था फॉर और एक था अभी जो देखा वो क्या था, और ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ये मत बोलेगा कि भाई इतनी जल्दी क्यों पढ़ा दिया, इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि पढ़ाने की कतई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पढ़ा दिया कि हो सकता है समझने के बाद मोटिवेशन आ जाए, घर जाके और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा। आपका सवाल था, हम ही पढ़ते हैं क्या मसला है, सही तो देखते हैं भाई। अगर आप लोगों ने लूप देखा है फॉर लूप और वाइल, तो मैंने पिछली क्लास में आपको इंटेंशनली फॉर लूप बिल्कुल सही पढ़ाया था, लेकिन मैंने 95% सही पढ़ाया था, 5% मैंने जान के आपको गलत पढ़ाया था। मजे की बात, किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया, ये सबसे अच्छी बात थी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या चीज़ गलत पढ़ाई थी, और वो इंटेंशनली थी क्योंकि उसकी बेस के ऊपर आपको डू वाइल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई यहाँ पे एक है स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर और 2 है एक्सप्रेशंस। कितनी बात हुई थी?
कनेक्टेड रहिएगा और एक्टिव रहिएगा। एक स्टेटमेंट है, दो एक्सप्रेशन है। मेन चीज आई थी कि यार जब मेरा जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट करने पे आता है तो ये तीन पार्ट्स का ऑर्डर क्या होता है, क्या चीज पहले एग्जीक्यूट होती है, क्या चीज बाद में एग्जीक्यूट होती है, क्या चीज पहली ही बार एग्जीक्यूट होती है और क्या चीज आगे की आइटरेशन में ही सिर्फ एग्जीक्यूट होती है। तो मैंने आप लोग को बोला था कि फर्स्ट आइटरेशन के अंदर या फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट होने से पहले जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है आपका आइटरेटर इनिशियलाइज। ये जो सिंपल सा एक वेरिएबल है ये अपनी वैल्यू होल्ड करता है जो भी मैंने दी हुई हो। यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है भाई, 0। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, क्या हो जाता है, कंडीशन चेक होती है। उसके बाद मैंने बोला था डायरेक्ट आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। बस मैंने यही चीज गलत बताई थी, इसके अलावा ट्रस्ट में मैंने आपको जो बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। मैंने आप लोग को बोला था कि भाई सबसे पहले ये चीज एग्जीक्यूट होती है, ये दोनों एक्सप्रेशन इंटरप्रेटर नहीं देखता, यही बताया था जिसको याद हो। तो फर्स्ट आइटरेशन से पहले ये वेरिएबल बनेगा, ये दो चीजें स्किप हो जाएंगी, कंसोल चलेगा। उसके बाद जब आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सबसे पहला काम क्या होगा, +1 होगा और आपकी कंडीशन चेक होगी। बाकी की जितनी भी आइटरेशन होगी उसमें आपका वेरिएबल दोबारा नहीं बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट आइटरेशन से पहले बन चुका है। किसी का कोई सवाल? बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस मैंने आप लोग को एक ही चीज गलत बताई थी, वो ये थी कि आपकी जब फर्स्ट आइटरेशन चलने वाली होती है उसमें भी आपकी कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होती है। मतलब जब आपका इंटरप्रेटर ये फॉर लूप देखता है तो वो सबसे पहले इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, उसके बाद चेक करता है क्या इस इनिशियलाइज्ड वेरिएबल की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब आइटरेशन चलने से पहले ही कंडीशन चेक होती है और उसके बाद हर आइटरेशन में सबसे पहले इंक्रीमेंट होता है और कंडीशन चेक होती है। बस डू वाइल और बाकी तमाम लूप्स के अंदर यही फर्क है कि बाकी तमाम लूप्स के अंदर आइटरेशन, हर आइटरेशन चलने से पहले आपकी कंडीशन पहले चेक होती है, फिर आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। सेम गोज फॉर वाइल। वाइल में भी सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, उसके बाद आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है हर आइटरेशन के अंदर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डू वाइल, नाम से भी जाहिर है डू, पहले करो जब तक, पहले करो जब तक, इसमें और कुछ नहीं है। इसका सेंटेक्स कुछ इस तरह है। इसमें और बाकी लूप में फर्क ये है कि इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट आइटरेशन होती है वो चल जाती है, फर्स्ट आइटरेशन चल जाती है, उसके बाद कंडीशन चेक होना स्टार्ट होती है। उसके बाद फर्स्ट आइटरेशन के बाद ये बिल्कुल फॉर लूप और वाइल की तरह ही चलता है कि आपकी पहले कंडीशन चेक होगी और उसके बाद आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। बस फर्क ये है कि बाकियों में फर्स्ट आइटरेशन में भी कंडीशन चेक होती है, लेकिन डू वाइल बोलता है पहली आइटरेशन में ऐसे ही चला रहा हूँ, बाकी जितनी भी आइटरेशन होंगी उनमें कंडीशन चेक करूंगा। मैं आप लोग को ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा। मैंने आप लोगों को बस एक सिंपल सी चीज बताई कि वाइल, डू वाइल और फॉर के अंदर बस एक ही फर्क है। वाइल और फॉर भाई भाई है कि वो हर आइटरेशन से पहले कंडीशन चेक करते हैं फिर ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन डू वाइल के अंदर एक छोटा सा फर्क ये है कि वो फर्स्ट आइटरेशन विदाउट लुकिंग एट द कंडीशन एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन उसके बाद की कंडीशंस बिल्कुल फॉर और वाइल वाली ही है कि वो कंडीशन की बेस के ऊपर ही आइटरेशन चलाता है। अब इसको जल्दी से प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स से मेरे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आके एक फॉर का लूप बनाऊं या वाइल बना दूं, वाइल इट्स अ बिट सिंपल। कंसोल पर आता हूं मैं, इनसाइड अभी कर देते हैं सर, ऊपर का सारा रिमूव भी कर देते हैं। दिख रहा है? अब मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं जिसको मैं बोलता हूं लेट आइटरेटर बोलता हूं इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने क्या बोला, आइटरेटर इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पे बोलता हूं आइटरेटर
इज ग्रेटर देन 0। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आप लोगों के मुताबिक आइटरेटर की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे? मिलके बोलो भाई। आइटरेटर की वैल्यू है 0 और यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है वो क्या है? आइटरेटर इज ग्रेटर देन 0। तो क्या 0 इज ग्रेटर देन 0? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये हुआ हुआ है। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फॉल्स। तो जितनी बात मैंने आपको अभी बताई है कि वाइल का जो बिहेवियर है वो पहली आइटरेशन से लेके जितनी भी आइटरेशन चलेंगी सब में सबसे पहले क्या चीज मैच करेगा? ये कंडीशन कि ये ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। अगर ट्रू आ रही है तो ये चलेगा, अगर फॉल्स आ रही है तो ये नहीं चलेगा। तो टेक्निकली इनसाइड वाइल चलना चाहिए या नहीं? मिलके बोलो। नहीं चलना चाहिए। सो लेट्स सी। दिख रहा है क्या करते हैं भाई? एफ डॉट पीएस। तो अभी जो हमने सीखा है उसके हिसाब से हमारा डिजायर्ड बिहेवियर के कुछ भी नहीं होना चाहिए है क्योंकि फाइल में और कुछ है भी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ नोड एफ डॉट जेएस, कुछ दिख रहा है आपको? इसका मतलब कि आइटरेशन ने या लूप ने सबसे पहले कंडीशन को देखा, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू थी तब वो ब्लॉक में गया, वरना वो ब्लॉक में गया ही नहीं। और हमारी कंडीशन या हमारे यूज केस के अंदर या हमारे सिनेरियो के अंदर क्योंकि यहीं पे बात फॉल्स हो रही थी इसलिए वो इधर गया ही नहीं। अब लेते हैं डू वाइल की एग्जांपल। डू का सिंटैक्स आप लोग को मैं यहाँ से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है? डू लिख के अपने कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली आपका ब्लॉक ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट करना है। और क्योंकि नाम ही डू वाइल है इसका मतलब डू पहले आना है और वाइल की बात बाद में आनी है। तो बिल्कुल वही जिस तरह अल्फाज है उसी तरह का काम हुआ है कि आप अपने डू का ब्लॉक लिखें और फिर अपनी कंडीशन बताएं कि भाई कंडीशन क्या है। सो लेट से कि अगर मैं यहाँ पे आके डू और यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड लिखूं इनसाइड डू वाइल, ओके, और उसके बाद अपनी कंडीशन लिखें वाइल। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? क्या है भाई? आगे लिख भी देता हूं आप लोग को दिख जाए। इज 0 इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये इवैल्यूएट क्या करेगी? फॉल्स। तो जो बाकी दो लूप हैं उनके हिसाब से तो ये नहीं चलना चाहिए। लेट्स सी के डू वाइल इसको कैसे इंटरप्रेट करता है और ये चलाता है कि नहीं चलाता। सही है, बस ये देख लीजिए। कंपाइल कर दिया और क्लियर करते हैं और उसके बाद इनसाइड डू वाइल लिख रहा है। तो बेसिकली डू वाइल का मकसद ही ये है कि पहले करो फिर कंडीशन चेक करो। इसने पहले ये वाला काम कर दिया बगैर सोचे समझे कि भाई कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। उसके बाद इसने कंडीशन चेक की। बाद में जब इसने देखा कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, कंडीशन फॉल्स है, तो बस इसने फिर दोबारा डू के पास से नहीं गया और यहीं पे आपके लूप को टर्मिनेट कर दिया। अब फॉर भी दिखा देता हूँ कि फॉर के बारे में जो मैंने आपको गलत खबर दी थी वो वाकई ही गलत थी, बाकी सब बिल्कुल सही था। लेकिन मजे की बात अगेन मैं बोल रहा हूँ, किसी ने भी मुझे नहीं बताया। इनसाइड फॉर। अब अगर मेरे दोस्तों अगर पहली आइटरेशन के अंदर, मेरी बात समझिएगा, अगर पहली आइटरेशन के अंदर ये वाली कंडीशन नहीं देखी जाती फॉर के अंदर तो टेक्निकली ये चलना चाहिए था। आपका लेट आई इज इक्वल टू क्या है? 0, और ये दो चीजें तो चेक ही नहीं होंगी। तो ये चलने के बाद राइट अवे आपका एक कंसोल चलना चाहिए था, जितनी मैंने आपको पहले इससे पहली वाली क्लास के अंदर खबर दी थी। तो ये चलना चाहिए था। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। सॉरी, माय मिस्टेक, कंपाइल नहीं किया था मैंने दोस्तों। कहीं दिख रहा है इनसाइड फॉर? दिख रहा है? बिकॉज उसने भी पहले ये वेरिएबल बनाया है, उसके बाद कंडीशन चेक की है, फिर वो कंडीशन की बेसिस के ऊपर
ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा अगर वो ट्रू होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो बस टाटा बाय बाय, आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन वाइल, फॉर एंड डू वाइल, फॉर और वाइल हमेशा डजंट मैटर एप्लीकेशन कौन सी है, पहले कंडीशन मीट होगी फिर लूप चलेगा। डू वाइल बोलता है पहले चलूंगा उसके बाद कंडीशन मीट करूंगा, अगर ट्रू होगी तो फिर फर्दर कंटिन्यू करूंगा वरना टर्मिनेट कर जाऊंगा। क्लियर? हैंड रेस करो भाई। नहीं क्लियर जी? आपको नो सवाल? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? हाँ पूछे। आप थे उस क्लास में जब हमने फंक्शन पढ़ा था? आपको ऊपर जाना था, सीढ़ियाँ काफ़ी नहीं थी, एस्केलेटर क्यों बनाया, लिफ्ट क्यों बनाया? यहाँ से ज़्यादा मार्केट जाना है पैदल जा सकते हो, बाइक क्यों बनाई गई, फिर गाड़ी क्यों बनी? समझ आ रही है बात? ये क्वेश्चन बनता नहीं है इस पॉइंट में। क्यों? बिकॉज ये स्पेसिफिक तरीके हैं आपके लूप बनाने के। अब डू वाइल का बहुत ही स्पेसिफिक एक यूज केस है कि अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो है जहां पे आपको फर्स्ट आइटरेशन चलानी ही चलानी है, डजंट मैटर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही हो या नहीं हो रही हो, आपको फर्स्ट आइटरेशन चलानी ही चलानी है। तो ये फॉर्स आप कर पाते नहीं कर पाते? तो बेसिकली स्पेसिफिक यूज केसेस होते हैं जिनकी बेस या जिनकी बिहाफ के ऊपर हम ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं, ये चीज़ या ये फैसला लेते हैं कि यार फंक्शन तो बनाना है या लूप तो बनाने हैं, लेकिन ये 5 तरीके हैं, इनमें से बेस्ट कौन सा है जो मेरे यूज केस को सबसे अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करेगा। और ये तभी होता है जब आप घर जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने चीज़ें खुल के आएंगी कि हाँ यार इसका ये स्पेसिफिक यूज केस है, इसका ये स्पेसिफिक यूज केस है। सो इट्स ऑल अप टू योर एफर्ट्स एंड योर प्रैक्टिस। ओके, हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग। अगर नहीं कर रहे तो फिर ये सवाल तो आज भी घूमेंगे और 10 साल के बाद भी घूमते रहेंगे। ठीक है, क्लियर? किसी को और को ये सवाल भाई कि फंक्शन था तो 5 तरीके क्यों थे या लूप था तो 5 तरीके क्यों हैं भाई? हर किसी का एक स्पेसिफिक यूज केस है। हाँ, अब आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग करके आएंगे। आप लोग ने फॉर समझ लिया, वाइल मैंने आपको यहाँ पे किया करवाया है, लेकिन अगेन ये आप लोग ने करना है जिन्होंने नहीं किया। अब जो आप लोग के लिए होमवर्क है सबसे पहला वो है फॉर नहीं, फॉर इन अभी हम नहीं करेंगे, फॉर इन जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे तब। फॉर ऑफ लिख लें आप लोग, शहजादे और शहजादियाँ माशाल्लाह भूल जाते हैं तो अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें, व्हाट्सएप पे अपने आप को ही मैसेज कर लें, अपने किसी पेपर पेंसिल लें और पेपर पे लिख लें, लेकिन लिख लें और ये कीजिएगा फॉर ऑफ लूप। ये भी एरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। ठीक है भाई, फॉर ऑफ आप लोग के लिए आया है होमवर्क, इसको जरूर देखिएगा। अब हमने लूप्स देख लिए और लूप्स के स्पेसिफिक यूज केस भी हमने देख लिए हैं कि लोग हम लूप्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं जब हमें एक काम बार बार करना होता है। लेट्स गेट बैक टू अरेज। एरे के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो कि हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं आप लोग को बोलूं, लेट्स सी, अपनी वही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, कॉस्ट ग्रोसरी इज इक्वल टू मिल्क ब्रेड एंड एग्स। थोड़ा इंग्लिश कर लेते हैं। इसमें कोई नई चीज दिख रही है आप लोगों को? नो, सही है। एक स्पेसिफिक तरीका है जिसके थ्रू मैं बताता हूँ आपको मकसद क्या है। अगर आपको अपनी लिस्ट ऑफ एरेज के अंदर जो एलिमेंट है, लिस्ट ऑफ एरेज के अंदर जो एलिमेंट है, उनमें से एलिमेंट को एज अ सेपरेट वेरिएबल स्टोर कराना है तो आप कैसे करेंगे? अगर ये एरे है जिसके अंदर इस वक्त आप देखें तो 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, मिल्क, ब्रेड और एग।
लेट्स से मुझे इस मिल्क को एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो बहुत फेयरली सिंपल है, जो भी हम देखेंगे कि भाई लेट आइटम 1 इज इक्वल टू ग्रोसरी, ऐसे कर सकते हैं हम, सिंपल है। ग्रोसरी 0 पे आपको क्या मिलेगा? मिल्क, और हमने एक नया वेरिएबल बना लिया लेट आइटम, जिसके अंदर आपके पास मिल्क स्टोर हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं नीचे आके अब सबसे पहले ग्रोसरी लॉक करूं, जो कि इटसेल्फ एक एरे है, और उसके बाद अपना आइटम 1 लॉक करूं, और जल्दी से मैं इसको आके कंपाइल करके फाइल को रन करके देखूं, तो लिस्ट के अंदर आपको तीनों चीजें मिल रही हैं, और जो आपका मिल्क है वो एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज केस आ रहा है कि आपने एक नहीं, लेट्स से आपके एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 100, और उन 100 में जो शुरू के 5 आइटम है या शुरू के 10 आइटम है, उन्हें आपको एक सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है। तो एक तरीका तो यही है कि मैं इसी तरीके से आइटम 2 बनाऊं, उसके अंदर मैं क्या करूंगा भाई, ग्रोसरी का आइटम 1 स्टोर कर लूंगा, फिर आइटम यहाँ पे 3 बनाऊंगा, उसके अंदर इंडेक्स 2 स्टोर कर दूंगा। ऐसे मेरे तमाम ये तीनों कैटर हो जाएंगे। बट इससे एक बहुत बेहतर तरीका है जिसकी मदद से आप ये वाला काम अचीव कर सकते हैं। वो क्या है? वो बेसिकली आपके पास डिस्ट्रक्चरिंग है। डिस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तोड़ना किसी चीज को। ऐसे ही होता है, गलत तो नहीं बोल रहा। तो बेसिकली आपने करना क्या है, पहले तो आपके यहाँ पे ग्रोसरी आ जाएगी, और उसके बाद मेन चीज है यहाँ पे लेट के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एरे में से वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करके निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी लेट के बाद पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन ही देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे जो ऑर्डर देंगे या अपने वेरिएबल के नाम देंगे, ये वैल्यू उसी ऑर्डर में उनमें स्टोर होती चली जाएगी। लेट्स से आइटम 1, तो ग्रोसरी के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो इस आइटम 1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह अगर मुझे आगे के इंडेक्स की वैल्यू चाहिए है, मैं कॉमा सेपरेटिंग नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आइटम मेक सेंस, आप बोलते हैं आइटम 2, इसी तरह आइटम 3। तो ये वही काम हमने एक ही लाइन के अंदर अचीव कर लिया। अब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आपको लग रहा हो यहाँ पे रिलेशन है, ये बेसिकली लेट के बाद के वेरिएबल है, इनको आप सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हम इससे पहले कर रहे थे कि आपका आइटम 1 एक अलग एंटिटी है, आइटम 2 एक अलग एंटिटी है, आइटम 3 एक अलग एंटिटी है। तो अगर मैं अब इन सबको लॉक करके आपको दिखाऊं, तो जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो हमने इससे पहले देखा है। जल्दी से इसको देख लेते हैं। कंट्रोल जी, दिख रहा है? वही आया ऑर्डर, बिल्कुल मिल्क, ब्रेड और एग। तो बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो यहाँ पे आपका ऑर्डर है, इस ग्रोसरी से आइटम भी उसी तरह एक्सट्रैक्ट होके इसी ऑर्डर में लग रहे होंगे कि 0 इंडेक्स पे जो है वो आइटम 1 को मिलेगा, जो 1 पे है वो इसको मिलेगा, मतलब सेम ऑर्डर होगा। ठीक है भाई? बस ठीक। और अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार मुझे बस 2 ही चाहिए, तो बस आपने कुछ नहीं करना, आप बस 2 ही पास करें, वो उसी ऑर्डर में फर्स्ट और सेकेंड या फिर 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को उठा लेगा, एग को रहने देगा क्योंकि आपने उसको यूटिलाइज नहीं करना था। तो अब क्योंकि लाइक आइटम 3 नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, इसलिए वो एरर दे रहा था। तो जल्दी से इसको करके देख लेते हैं ताकि आपको ये भी सवाल क्लियर हो जाए कि क्या वाकई उसी लेंथ के हिसाब से तमाम वेरिएबल्स पास करने हैं। नहीं, आपने तमाम वेरिएबल्स पास नहीं करने, जितने आपको चाहिए हैं बस आप उतने पास करें। अभी मैंने क्योंकि आइटम 1 और आइटम 2 ही दिया था, तो ग्रोसरी के 0 इंडेक्स की वैल्यू इसमें आ गई और ग्रोसरी की 1 इंडेक्स की वैल्यू आइटम 2 के अंदर आ गई। 3 मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने 3 को यूटिलाइज नहीं किया। क्लियर? बोलो भाई, हैंड रेस करो, पीछे वालों। क्लियर है? ठीक है।
तो अब आपकी सवाल की बारी है, क्योंकि आप लोग को माशाल्लाह क्लियर है। सो आप कोई भी एक हैंड रेस कर ले, मैं पहुंच जाऊंगा उस तक, प्लीज़। आप बहुत आगे से आगे, आपके पीछे वाइट स्कार्फ है, वाइट स्कार्फ से पीछे वाला मेरी बहन, आपसे पीछे वाला, जी बिल्कुल आप। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? प्लीज खड़ी हो जाए। माइक, डू वी हैव माइक? नो? जरा जोर से बोलिएगा, इन तक मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा, लेकिन आपको अपनी बात मुझ तक पहुंचानी होगी। मेरी प्यारी बहन, लेट्स से मुझे इस ग्रोसरी वेरिएबल्स में से ब्रेड को एक्सेस करना है किसी तरीके से, और मिल्क को एक्सेस करना है। मिल्क और ब्रेड मुझे चाहिए है सेपरेट वेरिएबल के अंदर। एरे के अंदर तो है सिंपल, लेकिन मुझे सेपरेट वेरिएबल के तौर पे भी चाहिए, तो मैं कैसे लूँ? लेट लिख के स्क्वायर ब्रैकेट, क्या नाम दूँ? अगर मैं आइटम नहीं बोलूँ, मैं एलिमेंट बोल दूँ, एलिमेंट 1 चलेगा? कौन कौन बोलता है चलेगा? क्यों? क्योंकि वो बस एक वेरिएबल का नाम है, मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी नाम दूं। तो अभी मैं बोल देता हूँ एलिमेंट 1, LM1 मतलब एलिमेंट 1, सही। और दूसरा भी चाहिए मुझे, तो कॉमा LM2, इसके बाद जी इक्वल्स ग्रोसरी। कौन कौन बोलता है ये बिल्कुल सही है, इनकी बात से मुत्तफिक है। आपका नाम क्या था? वनेसा। ओके, ठीक है। तो वनेसा, अभी हम इसको जल्दी से चला के देखते हैं और लेट्स सी कि हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट LM2 के अंदर ब्रेड आता है कि नहीं आता है, जो मुझे चाहिए था, बहुत ज़रूरी। सो लेट्स सी। आपके कहती है LM2 में क्या है और LM1 में? भाई क्या प्रिंट होगा? कंपाइल कर लेते हैं और जल्दी से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। ब्रेड मिल गया? वनेसा के लिए जोरदार तालियां भाई। थैंक यू सो मच वनेसा। सही है। तो यहाँ पे आप लोग का एक और जो स्पेसिफिक यूज केस आप लोग अक्सर देखेंगे, अभी तो नहीं, अच्छा 45 असाइनमेंट्स काफ़ी स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे कि भाई हम तो न्यूबी हैं, हमें कुछ आता नहीं है, तो हम 45 असाइनमेंट्स नहीं कर पाएंगे। अब वो वक्त है कि आप कर सकते हैं। सो 45 असाइनमेंट्स को ज़रा दोबारा गो थ्रू करें। एरेज से रिलेटेड उसमें बेइंतहा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और अब आप वो क्रेडिबिलिटी रखते हैं कि आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप वो 45 असाइनमेंट्स को गिव इट अ ट्राई, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी फॉर लूप से निकाल सकते हैं, लेकिन अगेन ऑल द वे जाके इतनी कॉम्प्लेक्स चीज में क्यों करूं? समझ आ रही बात मेरी? डोंट यू थिंक इट इज रिलेटिवली सिंपल फॉर लूप से ज़्यादा? फॉर लूप में पहले आइटरेटर बनाऊंगा, फिर कंडीशन दूंगा, फिर इंक्रीमेंट दूंगा। हमेशा याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग में एक काम करने के 100 तरीके होते हैं। कोई भी ये बोले कि भाई इससे बेहतर है या उससे बेहतर है, हाँ एक चीज़ होती है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बिहाफ पे अगर आपको वो बता रहा है, समझा रहा है तो सही है, लेकिन हमेशा एक काम करने के 100 तरीके होते हैं। आपने हमेशा आसान तरीके को ही चुनना है और उसी को अपना गो टू टूल बनाना है। जी लेकिन क्योंकि इससे पहली क्लास में जो मैं एक और क्लास लेता हूँ, उसमें एक टीए ने, हमारे फैकल्टी मेंबर ने बोला कि बता दें सर, बच्चे हैं, उनकी मदद कर दें, इनको ये चीज़ बता दें, इनके लिए भलाई होगी, इनके लिए अच्छाई हो जाएगी। तो क्योंकि अब उनको बता दी गई है, तो ऑब्वियसली आप लोग को बताना भी मेरा क्या बनता है, फ़र्ज़ बनता है, मैं आपको भी बताऊँ। सो काफ़ी लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं उनको बता देता हूँ कि ये एक रिपोजिटरी है, ये डिस्कॉर्ड पे बहुत चल रही है, बहुत आम है। मैं इसको यहाँ पे खोल भी लेता हूँ, या आपको डिस्कॉर्ड पे भी दोबारा मैसेज कर दिया जाए, लेकिन वही अगेन काफ़ी लोग अभी तक डिस्कॉर्ड में मौजूद नहीं है, इसलिए उनके लिए दिख रहा है भाई। ये है URL, इसकी पिक्चर ले लें,
इसको लिख लें, जो करना है कर लें, सुस्ती मत दिखाइएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, बाद में नहीं बोलिएगा बताया नहीं गया। It's not a slice, not a slice. एक पीस ऑफ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। हाँ। यहाँ पे नहीं तो ये जो उसका काम ही नहीं है वो आप कैसे कर सकते हैं? Did I say कि you can pass here index? मैंने बोला अभी किसी भी मेरी कन्वर्सेशन जो हमारी मैंने आपको एक पॉइंट भी बोला कि आप इंडेक्स पास कर सकते हैं। सो हाउ कैन यू पास इंडेक्स ओवर हियर? ये जब बस आपके एलिमेंट के या वेरिएबल का नाम है जो कि आप कुछ भी पास कर सकते हैं, ए बी सी बी सी डी हेलो, तो उसी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि यार इसका इस्तेमाल क्या करें, और इवेंचुअली एक वक्त आता है कि आप भूल जाते हैं क्योंकि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो ये होमवर्क आपके लिए है, आपको डायरेक्शन दी गई है कि यार तुमने रिपोजिटरी है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा उस हर टॉपिक के बारे में जो हमने इस क्लास के अंदर एक्सप्लोर किया है। अब ये रिपोजिटरी कुछ इस तरह दिखती है, ये है गिटहब की रिपोजिटरी। इसमें आपने अच्छा इस पर देखें काम किसने किया है? सर ज़ियाउल्लाह खान ने, तो ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप नीचे आए स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे आखिरी स्टेप दिख रहा होगा 10, 0 से लेकर, सही है, 0 के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, 0 0 A 0 0 B 0 0 C, इसी तरह करते 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 आप 10 तक आएंगे। तो आप लोग के लिए जो करना है या आप लोगों ने जो करना है वो है इस पूरी रिपोजिटरी को एक्सप्लोर करना है स्टेप 10 तक, टपल्स। कौन से स्टेप तक? अब आप बोलेंगे भाई इसमें तो काफ़ी चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, तो भी हम पढ़ लें। जो पढ़ा दिए गए आपको, एरेस पढ़ा दिए गए, आप उसको जाके देखें। आपको फंक्शंस पढ़ा दिए गए, आप उसको पढ़ें। ऊपर आ जाएं तो आपको सिंटेक्स एरर बता दिया गया है कि एरर क्या होता है, आपको टाइप एरर बता दिए गए हैं। इन सबको आप एक्सप्लोर करें। जो नहीं इसके अंदर आपने किए हुए तो ऑब्वियसली वो हमने क्लास में अभी पढ़ने हैं, जब वो पढ़ लेंगे तब आप इसको दोबारा जाके देख लीजिएगा। क्लियर? तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट से 50-50 वाला काम है, जो स्लाइड्स है उसको भी 50% अपना रखें कि यार वहाँ से भी आ सकता है, और रिको को भी 50% रखेंगे यार इससे से भी आ सकता है। सो मेक श्योर इसको अच्छे से देखें। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, कोड का रट्टा कतल नहीं मारिएगा। ये मैथ्स है, अगर आपको फॉर्मूला आता है और बुक के अंदर लिखा हुआ x = 0 y = 10, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में भी x = 0 और y = 10 ही आएगा। एग्जाम्स के अंदर x = 15 और y = -20 भी आ सकता है। बट इफ़ यू नो द फार्मूला आप लोग का काम हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और चीज़ों को डीपली बारीकी से देखना है। ऊपर से स्क्रीनशॉट लेके चले जाओ, पिक्चर लेके कि भाई वो क्वेश्चन आएगा मोबाइल खोल के देख लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए। तो भाई आप लोग के लिए एक छोटी सी हेल्प हो गई है। आई होप आप इसको अच्छे से अवेल करेंगे, वरना फ़ायदा नहीं है। बता भी नहीं, या नहीं बताता कर लिया सबने? देख लिया? उसको बना के देखिएगा। इंशाल्लाह क्लास के बाद आपको डिस्कॉर्ड पे भी ये लिंक मिल जाएगा, वरना आप लोग आपस में शेयर कर दीजिएगा जब कोई किसी से मांगे। चलो भाई आगे चले। ऑल गुड? फॉर ऑफ आपने घर से प्रैक्टिस करना है, वो लूप अभी रहता है। सो मेक श्योर आप उसको देखें। चलो भाई हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। कौन बताएगा हमारा टॉपिक कौन सा है? यानी गैसेस। कितने लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स? कितने लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स? ये कौन है जो बीच वाले हैं? ये क्यों कुछ नहीं बोलते? ये भी कुछ बोले। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स। तो जरा ऑब्जेक्ट्स के लिए तालियां बजाएं भाई। अब ऑब्वियसली किसी चीज़ से पढ़ने के लिए या किसी चीज़ को पढ़ने से पहले ये चीज़ समझनी होती है कि भाई उसका वजूद दुनिया में क्यों आया। अभी तक हमने एरे देखे हैं, उससे पहले हमने स्ट्रिंग देखा था, नंबर देखा था, बुलियन देखा था, नल देखा था, अनडिफाइंड देखा था। एरे से हमें एक चीज़ पता चली जो कि इससे पहले हमें पता नहीं थी, कि यार अभी तक जो हम अपने टाइप्स लेके चल रहे थे वो सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर करने की सलाहियत रखती थी। स्ट्रिंग था, नंबर था,
सब कुछ एक सिंगल वैल्यू रखते थे, ऐसे ही है नंबर के अंदर बस 1 2 200 1500 जो भी, लेकिन वो सिंगल वैल्यू ही आ सकता है। स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप जो भी लिख रहे हैं वो एज अ सिंगल वैल्यू ही ट्रीट हो रही है। और सेम गोज फॉर बूलियन, या तो ट्रू आ सकता है या फिर फॉल्स आ सकता है। यहाँ पे हमने देखिए कि यार अगर हमने अपनी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है तो हमारे पास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसको हमने क्या बोला भाई, अभी जो हमने पढ़ा है एरे, जो हमने पढ़ चुके हैं। जब हमने ये देखा कि यार हमें एक लिस्ट ऑफ वैल्यू, जो हमारी ग्रोसरी की एक स्पेसिफिक सिनेरियो था कि हमें मल्टीपल आइटम्स एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने हैं और स्ट्रिंग, नंबर या बूलियन वो काम नहीं कर सकते, तो फिर हमने देखा कि यार एरे नाम की एक चीज़ है जिसकी मदद से मैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ऐसा ही है। जब ये हमने पढ़ा तो फिर हमने ये चीज़ करके भी देखी कि हाँ यार एक वेरिएबल के अंदर इस एरे की मदद से हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अब भाई जब मल्टीपल वैल्यूज एरे की मदद से स्टोर कर सकते हैं तो आप हमें नई चीज़ क्यों पढ़ा रहे हैं और उसका मकसद क्या है? तो ज़रा इस तकलीफ को महसूस कीजिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ या दिखाने जा रहा हूँ। ग्रॉसरी के अंदर जो ग्रॉसरी का नाम है वही बता रहा है कि बेसिकली इसके अंदर जो लिस्ट आने वाली है वो ग्रॉसरी आइटम्स की ही होगी, ग्रॉसरी आइटम्स की होगी। सेम गोस फॉर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट फ्रूट्स और इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करूं तो बेसिकली इसका नाम ही बता रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या आने वाले हैं, फ्रूट्स आने वाले हैं। एप्पल आएगा, मैंगो आएगा, जितनी भी वैल्यूज आएगी बेसिकली वो क्लोजली रिलेटेड होंगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो तमाम फल ही हैं, वो तमाम फ्रूट्स ही हैं। लेकिन अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर आपने ये चीज़ समझनी तो आपको ऑब्जेक्ट का मकसद समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और तरीका इस्तेमाल करूँ कि मुझे अपना डेटा स्टोर करना यूजिंग एरे, सही है, तो मैं बोलता हूँ कॉस्ट, मैं क्या हूँ, बंदा हूँ, सो लेट्स से पर्सन, और अब मैं एरे के अंदर अपनी रिलेटेड डेटा डालने लगा हूँ। ये मेरे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये चीज नेम, ऐसे ही है। ये चीज क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये चीज क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये चीज क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, मतलब क्या है, बूलियन तो है, मेरे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, पता नहीं। ये चीज क्या है, बेसिकली अभी आप लोग तुक्के मार रहे हैं, ऐसा ही है कि यार ये तुम्हारा नाम हो सकता है ये मेरी एज नहीं थी, ये मेरी आईडी थी, ऐसे ही है। हो सकता है ये 43 मेरी आईडी नहीं थी, मेरा हाउस नंबर था। और लेट्स से ट्रू, जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये था कि मैं फैकल्टी मेंबर हूँ या मैं नहीं हूँ। और ये बेसिकली ये चीज़ थी जो मुझे बता रही है कि मैं पाकिस्तानी, मेरी नेशनलिटी क्या है, समझ रहे हैं? तो बेसिकली एरे अच्छी चीज़ तो थी, एरे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने की सलाहियत तो रखती थी, लेकिन वो वैल्यूज जो इन नेचर या एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर आ सके, जिनकी नेचर सेम हो या जो ग्रुप किए जा सके। फ्रूट्स है तो बेसिकली अब फ्रूट्स के एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये फ्रूट है या किसके घर का नाम है। फ्रूट्स के अंदर हमेशा फ्रूट्स ही आएंगे। ग्रॉसरी के अंदर कभी कोई अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं लिख देगा, वो हमेशा अपनी ग्रोसरी लिस्ट ही लिखेगा, आटा चावल चीनी ही लिखेगा। लेकिन अगर मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जो कि कुछ भी हो सकती है या जिसकी नेचर सेम नहीं है, आईडी एक अलग चीज़ है, मेरा नाम एक अलग चीज़ है, मेरी एज एक अलग चीज़ है, मेरी आईडी एक अलग चीज़ है, समझ रहे हैं? तो ऐसी या इस जो ये बताया कि मुबश्शिर यहाँ पे लिखा हुआ तो है, लेकिन मुबश्शिर है क्या? आप तो पाकिस्तानी है, आप मुस्लिम है, आपको पता है मुबश्शिर नाम का एक मतलब इंसानों के नाम होते हैं। अब मैं कोई अमेरिका चले जाऊँ, मुबश्शिर लिखा मिलेगा, ये क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू कि इस तरह के नाम होते हैं।
25 है क्या, समझ रहे हैं बात मेरी। तो बेसिकली हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो कि हर वैल्यू के अगेंस्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि बेसिकली ये वैल्यू तो है लेकिन ये वैल्यू है क्या। दिस इज वेयर ऑब्जेक्ट्स केम इनटू द पिक्चर। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है और ऑब्जेक्ट कैसे ऑपरेट करता है। अब अगर मैं इसी चीज को, जो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये समझना कि मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, या फिर इसमें से पाकिस्तान क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर रहा है और क्या चीज़ ट्रू है, अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू करूं तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हो जाएगा। कॉन्स्ट पर्सन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन वी विल यूज कर्ली ब्रैकेट्स। ये ऑब्जेक्ट का सेंटेक्स है। जैसे एरे के लिए हम क्या लगाते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऑब्जेक्ट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके की वैल्यू पेयर जा रहे होते हैं। की बेसिकली आपकी वैल्यू के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब अगर मुझे तमाम चीजें स्टोर करनी है तो मैं बोलूंगा मुबशिर तो है लेकिन मुबशिर क्या है, नेम। तो आपकी की, उसके बाद कॉलर आएगा, नॉट इक्वल टू, बहुत बेसिक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल टू नहीं कॉलर, और फिर मेरा नाम। इसी तरह आगे जितनी भी चीजें हैं वो इस तरीके से की वैल्यू पेयर के अंदर आ रही होंगी। अब ये रिलेटिवली सिंपल है समझना, ऐसा ही है। तो यहाँ पे ही आपको ऑब्जेक्ट मदद देता है जब आपके पास ऐसी वैल्यूज या ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि क्लोजली रिलेटेड नहीं है। कि फॉर एग्जांपल मुझे एक बंदे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो बंदा पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता सकता है कि भाई मेरी हाइट ये है, मेरा नाम ये है, मेरा पता नहीं किसके साथ रिलेशन है, मैं स्टूडेंट हूँ, जो आपस में बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं रखती है बातें। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपको एरे यूज़ करना है तो एरे हमेशा आप कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं या ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनकी सेम नेचर होती है। फ्रूट्स, तमाम फ्रूट्स रखना है, एरे के अंदर रख लेते हैं। फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, जो भी आएगा उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ डेटा यू विल यूज ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? किस किस को क्लियर है भाई ये बात? बिल्कुल, ऑब्जेक्ट बोलता है कि मैं आपको आपके डेटा के रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा, और वो कोई अलग से चीज नहीं कर रहा, उसकी नेचर ही है कि वो की वैल्यू पेयर के अंदर रखता है। तो की मदद से आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं कि भाई पर्सन का डेटा है, लेकिन ये चीज क्या है, ये नेम है। पर्सन तो है लेकिन 25 क्या है, ये इसकी एज है। अब इस तरह मैं जो भी पास करना चाहूँ मैं की वैल्यू के अंदर पास कर सकता हूँ, और अब भले मैं आपको दिखाऊं, मैं अलमास को दिखाऊं, या मैं यहाँ से किसी को दिखाऊं, वो इस ऑब्जेक्ट को देख के बता सकते हैं कि ये क्या है और इसमें ईच इंडिविजुअल वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। मेक सेंस? क्लियर? बस अब जिस तरह एरे के अराउंड ऑपरेशन परफॉर्म किए थे उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अराउंड भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बेसिक एरे का ऑपरेशन हमने परफॉर्म ये किया था कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है, एरे के अंदर हमने सबसे पहले ये किया था कि हमने फॉर एग्जांपल 0 पे कोई वैल्यू इंडेक्स एक्सेस करनी है, 1 की वैल्यू एक्सेस करनी है। लेट्स से अब ऑब्जेक्ट में से हमने ये वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करें, तो अभी देख लेते हैं जल्दी से कैसे कर सकते हैं। स्लाइड्स में आ जाते हैं दोबारा। ऑब्जेक्ट्स आपके पीछे हैं, सही है, तो आपको एरे से पीछे जाना पड़ेगा। स्लाइड में आपको तो बता देता हूँ। स्लाइड नंबर 235। ओके, यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट्स शुरू होते हैं। स्लाइड शुरू करते हैं। दिख रही है भाई स्क्रीन? ये आप लोग को समझाने के लिए एग्जांपल्स देते हैं, इसको गौर से पढ़िएगा कि आपको मदद करेंगे चीज़ें समझने में। हमने अपनी एग्जांपल ले ली और हमने चीज़ समझ ली। देखिए भाई, इन्होंने भी पर्सन की एग्जांपल ली है कि लेट्स से एसोसिएट ये चीज़ जो है ये इसका नाम है या ये इसकी एज है, तो आपने वही लेट पर्सन स्क्वायर नहीं बल्कि कर्ली ब्रैकेट्स, ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है, और फिर की वैल्यू पेयर, की जो भी आप नाम देना चाहते हैं, और उसके बाद आपकी एक्चुअल वैल्यू। अब आती है बात कि भाई कैसे अपने वेरिएबल या फिर अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करें, जो कि बहुत रिलेटिवली सिंपल है एज कंपेयर टू एरे। अगर
मुझे अपने पर्सन के नाम को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? कंसोल लॉक करते हैं और उससे पहले कुछ भी नहीं करते, सीधा सीधा पर्सन ही एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कंसोल के अंदर में मिलता क्या है। पूरा आ जाएगा। इस तरह एरे हमने देखा था कि पूरा एरे प्रिंट हो जाता है। जल्दी से इसको अलग से उसमें खोल लेते हैं ताकि आप सबके लिए देखने में आसानी हो। ठीक है ना भाई? ये सब आप लोग के लिए ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। TSC एट डॉट उसके बाद नोट एट डॉट। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। तो ये तो ऑब्वियसली जब आपको पूरा ऑब्जेक्ट अगर आपने लॉक कराना हो तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से आप अपना पूरा ऑब्जेक्ट लॉक कर सकते हैं। लेकिन अब आता है उस स्पेसिफिक यूज केस के ऊपर कि फॉर एग्जांपल आपके ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है या छोटा भी है, लेकिन आपने उसमें से कोई वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, कोई की को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे करें? बहुत सिंपल सिंटैक्स है, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम देना है, उसके बाद आपने डॉट पास करना है और VS कोड के बहुत ज़बरदस्त फीचर में से एक फीचर तो खुद ही आपको बता देता है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो आप इनमें से जो भी एक्सेस करना चाहते हैं, लेट्स से मैं नेम एक्सेस करना चाहता हूँ तो पर्सन डॉट नेम, बस इसकी मदद से जो इंटरप्रेटर होगा वो पहले बोलेगा पर्सन के पास जाना है, वो पर्सन के पास जाएगा। पर्सन में से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, डॉट के बाद नेम लिखा हुआ है, तो बस वो इस चीज़ को उठा के यहाँ पे रख देगा। दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। मिल गया मुबशीर? क्लियर? अब आप में से एक बंदे से सवाल, जी मेरे भाई आप ब्लैक कैप में, ब्लैक कैप आपसे पीछे लेफ्ट में, हाँ आप ही जितना भी अपने आप इशारे करिएगा। मेरे प्यारे भाई, मुझे अपने वेरिएबल में से अपने, आप ही जो खड़े हुए थे बैठ गए जी, आपका नाम क्या नाम है भाई? अच्छा विशाल। विशाल नेम, ठीक है। मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे अपने पर्सन में से इस कंट्री को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा जी? यहाँ पे अलग से बताया, मुझे अलग से लिखना है, बताया कैसे लिखूं? कंसोल डॉट लॉग, हाँ जी, पर्सन डॉट कंट्री। कौन कौन इनसे मुत्तफिक है कि भाई मुझे कंट्री मिल जाएगी, और कौन कौन से मुत्तफिक नहीं है कि भाई नहीं मिलेगी? लिख देता हूँ, अब मिल जाएगी। सो देखते हैं कि भाई मिलती है कि नहीं मिलती। पहले क्या आएगा? मुबशीर, क्योंकि प्रॉपर्टी पर्सन डॉट नेम मैंने हटाया नहीं है। उसके बाद जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो है कि पाकिस्तान आना चाहिए है। सो लेट्स सी, आ गया। विशाल के लिए तालियां भाई, थैंक यू सो मच। अब एक छोटी सी चीज़ जो कि रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि डॉट नोटेशन। ये क्या आता है? डॉट नोटेशन, कि आप प्रॉपर्टी की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं डॉट नोटेशन की मदद से। एक और तरीका भी है जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मंगवा सकते हैं, बुला सकते हैं। वो कहलाता है स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, तो लेट्स से एक ये डॉट नोटेशन रहने देते हैं और नीचे स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू भी अपने नेम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझे अपने पर्सन के नेम को एक्सेस करना है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, तो मैं ऐसे ही करूँगा कि पहले मैं लिखूँगा पर्सन और उसके बाद डॉट लगाने के बजाय, नाम से ही जाहिर है मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, तो मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स के अंदर अपनी की दूंगा। तो बेसिकली ये और ये सेम है, याद रखिएगा। ऐसे पास नहीं करना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट की पास नहीं करनी, की हमेशा आप स्ट्रिंग्स के अंदर पास करेंगे।
तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। दिखा भी देता हूँ, दोनों का आउटपुट क्वेश्चन ही आएगा। लेट्स सी, कंपाइल कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। आ रहा है क्वेश्चन? सही है भाई। तो ये दोनों तरीके हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन है और एक डॉट नोटेशन है। दोनों की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और आप व्हाइट स्कार्फ के अंदर, जी हाँ, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हुए इस स्टूडेंट को एक्सेस करना है, अपने सब्जेक्ट के इस स्टूडेंट को एक्सेस करना है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन ऑन ऑब्जेक्ट। कैसे करूँगा मैं, नीचे बताएं। console.log पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग के अंदर इज स्टूडेंट, राइट। ऐसा ही है, मिलेगा मुझे। आर यू श्योर? देख ले कौन कौन सा होता, ठीक है भाई, ठीक है। और दूसरा तरीका तो सिंपल है, वो क्या है, मैं यहाँ पे पर्सन डॉट इज स्टूडेंट करके भी अपनी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब टेक्निकली मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, दोनों जगह ट्रू। आपका नाम महक, महक कभी एक मिनट आउटपुट आ जाए फिर इनके तालियां बजाओ भाई महक के लिए। तो भाई ये वो दो तरीके थे। दूसरा तरीका यहाँ पे नहीं है लिस्टेड, याद रखिएगा, ये ना हो आप याद करते मतलब रट्टे मारने के चक्कर में भूल ही जाएगा। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन आपको प्रोवाइडेड नहीं है, सिर्फ डॉट नोटेशन प्रोवाइडेड है। तो दो तरीके हैं एरे की नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के, एक है डॉट नोटेशन और एक है स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर अपनी की पास कीजिएगा। अब क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमने अपना ऑब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की टाइप हमने नहीं दी। तो पहले तो अपने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा रिलेटिवली सिंपल कर देते हैं ताकि टाइप समझना भी आसान हो, और ये बाकी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। जिस तरह हम अभी तक अपने तमाम वेरिएबल्स को टाइप एनोटेट करते आए हैं, बूलियन देना था तो कॉलन बूलियन, एरे देना था तो वो भी हमने देख लिया कि हमारी जो भी टाइप होती थी उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन कॉलन के बाद तो हमारी एरे की टाइप भी बढ़ जाती थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमने ऑब्जेक्ट्स की ज़रा बातें कम कीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। ये ना किसी को कुछ नया समझाने के चक्कर में आप नई बात समझ ना पाए, आप लोग का नुकसान हो जाए। तो हमेशा पहले अपना फ़ायदा फिर दूसरों का फ़ायदा। अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट की टाइप या फिर टाइप एनोटेट करना है अपने इस ऑब्जेक्ट को, तो मैं कैसे करूँगा? डेट सिंपल। मेरे ख्याल से सबसे आसान टाइप एनोटेशन में से एक ये है जो आप कर सकते हैं। वही आपने कॉलम देना है और बिल्कुल जिस तरह आपने अपनी वैल्यू देनी है उसी तरह का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर की क्या आने वाली है वो बताएंगे, लेट्स से नेम, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू देने के बजाय आप टाइप बता देंगे कि नेम के अंदर कौन सी टाइप आने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्ट्रिंग, तो बस ये इसकी टाइपिंग थी कि भाई ये जो पर्सन है इट्स गोइंग टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही की होगी जो होगी नेम, और उस नेम के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज, हमेशा याद रखिएगा टाइप के अंदर सेमीकोलन आता है। क्या आता है? सेमीकोलन। मतलब दो प्रॉपर्टीज को सेपरेट करने के लिए टाइप में सेमीकोलन आता है और एक्चुअल वैल्यू के अंदर कॉमा आता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आपको थोड़ी फोकस करनी है, वरना बड़ी बेसिक मिस्टेक कर रहे हो। टाइप के अंदर दो कीज को सेपरेट करने के लिए कॉलन, वैल्यू में दो कीज को सेपरेट करने के लिए कॉमा। तो लेट्स से मेरे पर्सन के अंदर मुझे नाम के साथ साथ एज भी स्टोर कराना है, तो कुछ नहीं, एज कॉलन
एज क्या होता है ज़्यादातर भाई? नंबर, तो बस यहाँ पे नंबर दे देंगे। अब आप देखिए जैसे ही मैंने ये चीज़ पास की है तो पर्सन पे मुझे एरर आ रहा है, और एरर हमेशा पढ़ना सीखे आप। एरर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, आपको तमाम चीज़ें बता रहा होता है। अगर मैं इसको पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, तो ये क्या बता रहा है कि भाई प्रॉपर्टी एज इज मिसिंग इन टाइप। बस आगे आप भले नहीं पढ़े, बेसिक चीज़ आपको उसने बता दी कि भाई आपकी जो वैल्यू है, जो ये पर्सन होल्ड करता है, उसमें एक प्रॉपर्टी मिसिंग है। वो क्या है? एज। तो टेक्निकली अब मुझे यहाँ पे एज भी पास करनी पड़ेगी। ये तो अभी भी एरर दे रहा है, क्यों भाई? क्योंकि मैंने यहाँ पे एज तो दे दी है, लेकिन एज की टाइप है नंबर, और मैंने यहाँ क्या दे दी है? तो जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट करूंगा, एरर गॉन। और बस ये थी आपकी टाइप एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट की टाइप एनोटेशन आप इस तरह करते हैं। अब जल्दी से मैं सवाल कर लेता हूँ मेरे प्यारे भाई, आप कोई भी हाथ उठा ले ताकि मैं उस बिंदु तक पहुँच जाऊँ। आप ही देंगे, क्या बात है, इनके लिए तालियां। खड़े हो जाओ, आपको बुला रहा हूं। अगर मुझे अपने इस पर्सन के वेरिएबल के अंदर अब एक आईडी नाम की भी की स्टोर करानी है, तो वो मैं कैसे करूं? एंड आईडी की टाइप होगी स्ट्रिंग लेट्स से, तो वो मैं कैसे करूं? यहाँ पे कैसे दूंगा जरा बताइएगा। कॉलन दूंगा, कॉमा दूंगा, पता है भाई? सेमी कॉलन, क्योंकि ये टाइप में दो टाइप को या दो कीज को आप सेपरेट कर रहे हैं, आप कॉलन से ही करेंगे। आगे बताएं। आईडी कॉलन स्ट्रिंग। अच्छा भाई, ये सेमी कॉलन है और ये कॉलन है, ठीक है? जरा गौर कीजिएगा। एरर मिल रहा है भाई मुझे, तो एरर क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने एक्चुअल यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड नहीं की। जैसे ही मैं अपनी आईडी पास करूंगा, एरर गॉन। अगर मैं इधर आईडी की जगह सिर्फ 1 2 लिख दूं तो चल जाएगा? स्ट्रिंग देना जरूरी है? पक्की बात है? नाम बताएं। शाहजेब के लिए तालियां भाई। थैंक यू शाहजेब, जबरदस्त। तो भाई ये वो तरीका था। अब अगेन उसी तरह आप अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट नोटेशन और स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। अब ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि इन चीजों को, ये जो की वैल्यू पेयर है, इसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। कोई आपसे पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई ये क्या बोल दिया। अगर कोई बोल रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, तो बेसिकली वो इस की वैल्यू पेयर की बात कर रहा है कि यार ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम ला दो। तो बेसिकली वो इस की वैल्यू पेयर में से इस की वैल्यू पेयर की बात कर रहा है, या वो बोल रहा है कि यार मुझे ये नेम एट्रीब्यूट ला दो, तब भी मकसद यही है, वो इसी की बात कर रहा है। तो की वैल्यू पेयर बोलने, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बोलने, या फिर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स बोलने, सब सेम है, एक ही मकसद है। क्लियर? आगे चलते हैं भाई, स्लाइड्स में देखते हैं आगे क्या है। ये कर लिया आपने, इसमें कोई नई चीज दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? लेट सिंपल। पर्सन बनाया, टाइप एनोटेशन बनाई, टाइप की वैल्यू पास की एक्चुअल, और हर की को या हर प्रॉपर्टी को या हर एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लिया। क्लियर? अब वही बात जिस तरह हमने एरे में देखा था कि हम स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, या न्यू वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ऑब्जेक्ट में भी एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज या कीज की वैल्यू को अपडेट या ओवरराइट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, देख लेते हैं किस तरीके से। अगर मैंने अपने इस पर्सन के नेम की जगह जो मुबश्शिर है, इसको मुबश्शिर अली करना है, तो मैं कैसे करूँगा? उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अपने नेम को एक्सेस किया था। आपने एक्सेस कैसे किया था? पर्सन डॉट नेम, तो अभी भी बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। आप यहाँ लिखेंगे पर्सन डॉट नेम, और आगे इक्वल टू देके उसकी नई वैल्यू पास कर देंगे कि भाई पहले ये मुबश्शिर था, लेकिन अब मुबश्शिर अली होगा। तो आपका इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा, बोलेगा पर्सन के पास जाना है, पर्सन में डॉट नेम के पास जाना है। करना क्या है?
एक नई वैल्यू दे देनी है। तो बेसिकली आपके इस पर्सन के नेम की वैल्यू मुबशिर से मुबशिर अली हो जाएगी, इसको नई वैल्यू मिल जाएगी। इसको जल्दी से आप पूरे ऑब्जेक्ट को लॉक करके देखते हैं कि क्या नया पर्सन या नए पर्सन को ये नई वैल्यू मिली है कि नहीं मिली। इनिशियली मैंने मुबशिर पास किया था, अपडेट करने के बाद मुबशिर अली दे दिया। सो लेट्स सी क्या होता है। क्या वैल्यू आ रही है भाई नेम की? क्लियर? अब आप लोग से सवाल हो जाएगा जी आपकी हाँ मुझे अपने इस पर्सन के वेरिएबल जो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है इसकी आईडी को 1 2 3 से ABC करना है। मैं कैसे करूंगा? पर्सन डॉट आईडी इज इक्वल टू लेट्स से 4 5 6। ये तो एरर दे रहे हैं। समझ आ रहा है एरर क्यों दे रहे हैं? बिकॉज आईडी को मैंने क्या बोला है, तो यहाँ पे मुझे क्या देना होगा? चला गया एरर। अब टेक्निकली मुझे यहाँ पे आईडी की जगह क्या मिलेगा? 4 5 6 लिख लेते हैं दोस्तों। मिल गया 4 5 6? बस थैंक यू सो मच। आपका नाम? रिमशा। रिमशा ही ना? रिमशा के लिए तालियां भाई, तालियां। जी हाँ ये अलग चीज, लेकिन वो जो आपने पढ़ा था वो प्रिमिटिव्स के लिए पढ़ा था। याद है? मैं आपको वक्तन एक चीज बोलते रहता हूँ, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो बेसिकली वो वाला जो रूल था ना वो प्रिमिटिव्स के लिए था। एरे और ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव है। तभी इससे पहले ग्रोसरी भी मैंने कॉस्ट के साथ बनाया था, लेकिन उसके अंदर मैं इंडेक्स ऐड किए जा रहा था। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। उसके लिए एक अलग हमें टाइम चाहिए जो एलोकेट किया जाए, उस पर हम इसको समझें। अभी बस ये समझें कि क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो इसकी हम वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ए स्टैंड अलोन वैल्यू, इट इज अ ग्रुप ऑफ वैल्यू। एरे ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वैल्यू। जो स्ट्रिंग था, नंबर था, बूलियन था, वो स्टैंड अलोन वैल्यूज थी, तो वो कॉस्ट के बाद अपडेट नहीं हो सकती। इसका थोड़ा सा रूल है कि आप आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे बात समझ आ गई? आई गेस सजान अभी हो रही है या होगी? 5 मिनट है तो चले फिर अब आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया सब। कोई नई चीज दिख रही है यहाँ पे? आगे चलते हैं। ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अभी यही देखें कि अगर आपको अपनी कीज को, एट्रीब्यूट्स को, प्रॉपर्टीज को अपडेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सिंपल। अच्छा, थोड़ी सी मजे की चीज। लेट्स से मैं बोलता हूँ पर्सन। अब मैं हूँ, मेरी एक ईमेल भी है भाई, टेक्निकली मेरी एक ईमेल भी है, मेरी प्रोफेशनल एक ईमेल है जिसको मैं अपने इस पर्सन के साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ पर्सन डॉट ईमेल इज इक्वल टू बशीर एट समथिंग डॉट कॉम। यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आगे आऊं तो एरर आपको खुद बता रहा है कि प्रॉपर्टी ईमेल डज नॉट ऑन टाइप। ये जो टाइप मैंने अपने पर्सन को दी थी, वो बोल रहा है कि यार उसके अंदर तो बस आपने टाइप एनोटेशन के टाइम 3 ही चीजें बताई कि नेम हो सकता है और उसकी टाइप क्या हो सकती है, स्ट्रिंग। एज हो सकता है, उसकी टाइप क्या हो सकती है, नंबर। आईडी हो सकती है, उसके अंदर क्या टाइप हो सकती है। ईमेल का तो कहीं वहम गुमान ही नहीं था, आपने बताया नहीं था। तो अब आप कैसे एक नई वैल्यू इसके अंदर या एक नई की या एट्रीब्यूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरह के काम करने हैं, नई कीज ऐड करनी है,
तो सबसे पहले इधर जाके आप अपनी टाइप एनोटेशन को छेड़ेंगे। पहले इधर जाके वो की ऐड करेंगे, फिर आप नीचे वो की ऐड या अपडेट कर पाएंगे। अगर एनोटेशन के टाइम वो की मौजूद नहीं है तो फिर आप वो दे भी नहीं सकते। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अगर मैं यहीं पे ईमेल देने की कोशिश करूँ तो वो एरर दे रहा है, और अभी भी सिंपल ही एरर है कि भाई ये प्रॉपर्टी नॉन नहीं है, ये अननोन प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरी ये की भी पर्सन का पार्ट बने या ये एट्रीब्यूट भी पर्सन का पार्ट बने, तो पहले मुझे उसको यहाँ पे ऐड करना होगा और उसकी टाइप भी बतानी होगी। जैसे ही मैंने ये पास किया, एरर चला गया और अपने ईमेल दे भी सकता हूँ और नीचे जाके ईमेल को अपडेट भी कर सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ उसमें। सही है भाई? क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? ये टाइपस्क्रिप्ट का एग्जाम है तो टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक बड़े क्वेश्चन आएंगे, ये आ सकता है, शायद आ जाए, तो ज़रा इस पर गौर कीजिएगा कि अगर आपने टाइप एनोटेशन के टाइम वो की नहीं दी हुई तो आप उसको ऐड भी नहीं कर सकते। अगर ऐड करना है तो पहले टाइप एनोटेशन को जाके छेड़ें। टाइप एनोटेशन से मुराद है ये चीज़ जो आपने टाइप दी है, पहले इसको जाके छेड़ें, फिर आप ऐड भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ज़्यादा हो गया है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया है, 56 हो रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक है, इंशाल्लाह 41 पे कंटिन्यू होगा। नॉट सॉरी, या मेटा डेटा पास करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देख के ही आपको पता चलता है कि क्या रोल प्ले कर रही है। तो हमने देखा पर्सन में कि नेम जो था वो बता रहा था, नेम एज का मतलब बता रही थी, सेम गोज़ फॉर ऑल द अदर प्रॉपर्टीज। सो हमने उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन भी परफॉर्म कर ली, कैसे आपकी की को अपडेट करना है, कैसे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है, और टाइप एनोटेशन कैसे करनी है ऑब्जेक्ट्स की। ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए। ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और इस बड़े टॉपिक में मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपको एक असाइनमेंट मुझे अच्छे से याद है, वो है फॉर ऑफ आप लोग देख लिया, क्योंकि वो एरे से एसोसिएट था और एरे हमने पढ़ लिया है। अब आप लोग असाइनमेंट में एक और लूप लिख लें, फॉर इन, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आपने आइटरेशन एग्जीक्यूट करनी है तो आप फॉर इन यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आपके आज के 2 होमवर्क्स या 2 होम असाइनमेंट हो गए हैं, एक फॉर इन और फॉर ऑफ। फॉर इन लूप है, हमने पढ़ा है। फॉर ऑफ लूप है, हमने पढ़ा है। फॉर ऑफ एरे के साथ वर्क करता है, एरे हमने पढ़ा है। फॉर इन ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करता है, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है। आप बस पीसेस या पजल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, आप कोई और मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा। तो मेक श्योर इसको देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट खुलेंगे और आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक चीज़ भाई, आप लोग काम कर लेते हैं, जो कर देते हैं यहाँ पे बहुत कम तादाद है, लेकिन जो भी कर लेते हैं उनका जो पोस्ट करने का अंदाज है वो बिल्कुल सही नहीं है। कुछ का सही है, कुछ का सही नहीं है। सर आई हैव डन माई असाइनमेंट, टैग मुबश्शिर अली, या बस काम करने के बाद स्क्रीनशॉट डाल के मुझे टैग कर देते हैं, या अलमास या नईम को टैग कर देते हैं। भाई आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बैठे हुए कि हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट हो कि आपने काम किया है कि नहीं किया। आप नहीं करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। ना आप फीस दे रहे हैं, बस एक अच्छी इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपने बस अपने टूल बॉक्स के अंदर एक स्किल ऐड करना है, अपना कैरियर बनाना है, इसलिए आप यहाँ पे। तो जब भी आप ये पोस्ट करें, किसी को आपने बताना नहीं है मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने उस काम को बेस्ट प्रेजेंट करना है कि यार मैंने ये किया है तो ये कर क्या रहा है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ये क्या होता है, सर आई हैव डन माय असाइनमेंट। कोई आके हायरिंग मैनेजर या हायरिंग का कोई बंदा आके देखेगा कि भाई इसने क्या किया है, ये पता चलेगा कि मैंने असाइनमेंट बनाया। ज़रा लेवल अप करें और बताएं कि भाई मैंने अगर फॉर लूप बनाया तो उसकी इंटीग्रिटी डिटेल में जाए कि यार इसके अंदर हो क्या है। एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखे, खुद नहीं लिख सकते, चैट जीपीटी पे जाए, चैट जीपीटी को बोलेंगे भाई मैंने कोड लिखा है उर्दू में लिख दो मेरे दोस्तों, और चैट जीपीटी को बोलो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे। इतनी आसानी और कहाँ है। अभी टाइम मुख्तसर है, वरना इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको कुछ करके दिखा दूंगा थोड़ा बहुत चैट जीपीटी के साथ, लेकिन एक्सप्लोर करो।
इंग्लिश लिख रहे हो, आपकी बुरी है तो मेरी इंतहा की बुरी है। मैं भी चैट जीपीटी का बेइंतहा इस्तेमाल करता हूँ। लिखने के बाद चैट जीपीटी को जाके बोलता हूँ भाई कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई और पंक्चुएशन मिसिंग है, इसको देख और उसको सही कर। वो उसको नया जनरेट करके देता है कि भाई ये चीज़ें हैं, इसको लिख ले, तो फिर वो जाके पोस्ट करता हूँ। सो मेक श्योर मेरे लिए या किसी के लिए आप पोस्ट नहीं कर रहे, अपने लिए अपने कैरियर बनाने के लिए पोस्ट कर रहे हैं तो अच्छा से उसको एलेबोरेट करें। हमें टैग करना है, टैग करने का बस मकसद ये था क्योंकि हमारे सर्कल के अंदर, हमारे कनेक्शंस के अंदर प्रोफेशनल आईटी के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हो सकता है आप लोग का कोई मौका बन जाए, वो आप लोग को कॉन्टैक्ट कर लें, आपको हायर कर लें। तो बस इसलिए था कि हम रिएक्ट करते हैं, हमको वो कोई कमिट करते हैं तो उनके पास भी नोटिफिकेशन जाता है। बाकी आपने जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए करें, अच्छे से एलेबोरेट करें, वो बेसिकली आपका रिज्यूमे बनेगा, आपकी कोई सनद बनेगी, हाँ भाई आप ये काम कर रहे हैं। तो आइंदा ये वाली हरकत मत कीजिएगा। एनीवे आगे चलते हैं गाइस। अगला हमारा टॉपिक है टाइप एलियास, या एलियास ही बोलते हैं ना इसको, या एलियास भी बोलते हैं, कुछ और भी बहुत 2-3 वर्ड इसके अगेंस्ट आ रहे हैं। एलियास भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ एलियास, ठीक है। तो एलियास, टाइप एलियास इन टाइपस्क्रिप्ट। अब वही टाइप एलियास है क्या, मकसद क्या है, वजह क्या है? तो ऑब्वियसली सबसे पहले वजह समझना ज़रूरी होती है। वजह समझ आ गई तो चीज़ें तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है और मकसद बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि हम इसको यूज़ क्यों करें। तो ज़रा कनेक्टेड रहिएगा, जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ छाड़ के मेरी बात सुन लीजिएगा। ये शुरू के 5 मिनट जो बातों के होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, लेट्स से मैंने अपने वेरिएबल को, पर्सन को ये पूरी टाइप दी है, आप लोगों को दिख रही है? ऐसा ही है कि भाई मेरे पर्सन बेसिकली इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम होगा, एज होगी, आईडी होगी और ईमेल होगी, और उसकी इनकी टाइप्स होगी। अगर मैं बोलूं कि मुझे मल्टीपल पर्सन्स का डेटा स्टोर करना है, लेट्स से ये जो ऊपर था ये तो हो गया आपका पर्सन 1। अब अगर मुझे पर्सन 2 का डेटा भी स्टोर करना है तो क्या मैं दोबारा ये पूरी चीज़ कॉपी करूँगा? लेकिन कॉपी नहीं लिख के दिखाता, कॉस्ट पर्सन 2। अब क्योंकि ऑब्वियसली जो पर्सन 1 के पास डेटा है या एट्रीब्यूट्स हैं वो पर्सन 2 के पास भी होंगे, तो उसी तरह इसकी दोबारा पूरी टाइप दूँ कि भाई नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, एज इज इक्वल टू ये, ईमेल इज इक्वल टू स्ट्रिंग, जिस तरह नीचे हुआ है। आप लोग की वजह से मैं तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं कभी नहीं करता। नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग कॉलन, एज इज इक्वल टू ये, समझ रहे बात मेरी? और उसके बाद आप दोबारा इनकी वैल्यू पास करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू है। लेट्स से नेम इज इक्वल टू हमजा, आईडी इज इक्वल टू 45, कुछ भी, मतलब कुछ भी, और ईमेल इज इक्वल टू बी एनीथिंग दैट यू कैन इम्पोर्ट। तो भाई ये हो गया। अब पर्सन 2 तो हो गया। अब अगर पर्सन 3 करना है तो क्या दोबारा ये करूं? नहीं मेरे दोस्तों, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, और ये अच्छा तरीका नहीं है, ये अपने जहन में बिठा लें। जब भी आप कोड कर रहे हो और आपको लगे कि यार मैं एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आपकी घंटी जहन की बजनी चाहिए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कोई ऑप्टिमाइज वे है जो कि मैं इस्तेमाल करके इस रिपीटेशन से बच सकता हूँ, ये अपने यहाँ पे बिठा लें। तो मुझे ये देख के लग रहा है कि यार मैं एक चीज़ बार बार पूरी रिपीट कर रहा हूँ जो कि डिट्टो सेम है, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस। और अगर मुझे 10, अगर मैं इसी तरीके से चलता रहूँ, मुझे 10% बनाना है तो मुझे 10 बार ये टाइपिंग बतानी पड़ेगी। हाँ, इस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बंदे का नाम मुबश्शिर है तो दूसरे का नाम हमसे है, वो डायनेमिक है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन ये वो चीज़ है जो कि सेम है, डिट्टो सेम है, तो इसको मैं एलियस बना सकता हूँ। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये आप पढ़िएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, हम उर्दू में समझ लेते हैं, बाकी आप लोग की माशाल्लाह इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको घर जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। टाइप एलियस कुछ भी नहीं है, बेसिकली आप अपने ऑब्जेक्ट की टाइप को या किसी भी वेरिएबल की टाइप एनोटेशन को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के एक अलग जगह स्टोर कर लेते हैं, ताकि जिस भी वेरिएबल को उस टाइप से एनोटेट करना है आप वो बार बार नहीं लिखें, बस उसका रेफरेंस पास करें। बस ये था आपके पास टाइप एलियस। दिखा देता हूँ कैसे। लेट्स से मुझे पता है कि यार ये वो चीज़ है जो मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर आता हूँ सबसे, और यहाँ पे आके एक स्टैंड अलोन टाइप बनाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ रिपीट कर दूँ,
इस पॉइंट से जब तक मैं आपको बोलूँगा तब तक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो टाइप स्क्रिप्ट के स्पेसिफिक है। जावास्क्रिप्ट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जब आपकी टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल होती है तो ये कुछ भी नहीं बचता, सब उड़ जाता है। लेकिन हम क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट, उसके भी फीचर्स समझने हैं, पढ़ने हैं, सीखने हैं। तो अभी से लेके जब तक मैं आपको बता रहा हूँ तब तक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो वेरी वेरी स्पेसिफिक टू टाइप स्क्रिप्ट है। मेक सेंस? तो बेसिकली क्योंकि हम एक टाइप एलियास बनाने जा रहे हैं तो इसका नाम स्टार्ट भी आप किससे करेंगे? टाइप से, कि भाई ये एक टाइप बनने जा रही है, एक कस्टम टाइप बनने जा रही है। इसका नाम आपका जो दिल चाहे आप दो। एक सिंपल सी क्या कह सकते हैं कन्वेंशन है टाइप्स के लिए कि आप किसी चीज़ की भी टाइप देने से पहले उसके आगे टी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टी। नाम से जाहिर होता है कि यार टाइप है, और फिर उसका नाम। ये टाइप किसके लिए भाई? पर्सन के लिए। सही है? आपने टी दिया और आगे पर्सन लिख दिया कि भाई पर्सन के लिए टाइपिंग बता रहा हूँ, और फिर आपने अपनी टाइप लिख देनी है इज इक्वल टू देंगे। आप इज इक्वल टू दें, और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब ये टी पर्सन बेसिकली इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब अगर मैंने 10 पर्सन बनाने हैं तो मुझे बार बार ये पूरी चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं बस कॉलम दूंगा और उसकी जगह लिख दूंगा टी पर्सन, दैट्स इट। सेम गोस फॉर पर्सन 2 की जगह भी अब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉलम दूंगा और लिख दूंगा टी पर्सन। इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे हर बार अपनी वो पूरी टाइप एनोटेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार वो टाइप बना ली और हर बार बस उसको रेफरेंस पास कर दिया कि भाई इस पर्सन 1 की भी ये टाइप होने वाली है। अब वो इसी तरह चलेगा कि भाई वो मेक श्योर करेगा इसके अंदर नेम भी हो, एज भी हो, आईडी भी हो और ईमेल भी हो, और उनकी टाइप भी बिल्कुल उसी तरीके से हो जो आपने यहाँ पे पास की है। मेक सेंस? बोलो भाई। या तो आज आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ रहे हैं, या तो आज आप बिल्कुल ही सोए हैं। कोई एक चीज़ है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं सवाल कर रहा था और जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शकु को शुरुआत का सामना करना पड़ेगा। क्या कहता हूँ, क्या चल रहा? आधे सो रहे आधे जाग रहे। मुझे तो सारे, मुझे आधे तो नहीं कर रहा ना, दिल में सो रहे। ठीक है, तो भाई आप लोग क्लियर हुआ टाइप एनोटेशन क्यों यूज करते हैं? अब मैं आप में से किसी से पूछना चाहूँगा कि व्हाई वी यूज टाइप एनोटेशन। सो माइक नहीं है ना, एक तो आगे आगे से उठाने पड़ते हैं मुझे बच्चे। जी मेरे प्यारे भाई, क्लासेस में बैग आपने अपनी लैप में रखा हुआ है। हाँ, आप ये जो पीछे मुझे दिख रहे हैं मुझसे प्लीज। हाँ हाँ हाँ, खड़े हुए। आपका नाम? साद। यार ये टाइप एनोटेशन का, या ये टाइप हमने एलियास पढ़े, टाइप एलियास है क्या? क्यों जरूरत पड़ती है इसमें? ये बोल रहे हैं कि भाई हम रिपीटिशन से बच जाते हैं, हम बार बार जो टाइपिंग दे रहे हैं उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार टाइप बनाएं और उसके बाद बस जो भी वेरिएबल उस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहता है उसको उस टाइप से एनोटेट कर दें। कैसे ही कह रहे हैं? थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। जी मेरे भाई, जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल देंगे, अभी पढ़ा नहीं है तो नहीं देते। सही है? इतना समझ आया? तो भाई ये थी आपकी टाइप एलियासेस। नाम से जाहिर है किसी चीज़ का एलियास बना लेना, ताकि आपको पूरी चीज़ दोबारा रिपीट ना करें, बस इसी को एज अ रेफरेंस यूज करें और आपका काम हो जाए। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। इसमें कोई नई चीज़ दिख रही है आप लोगों को? बोलो भाई। इधर भी इन्होंने यही किया है कि एक यूजर नाम की, अच्छा कन्वेंशन, मैंने जो कन्वेंशन बनाया है वो आप फॉलो करें, वो अच्छा है, आपको आगे काम आएगा। टी यूजर, ठीक है, ताकि देख के पता चले चीज़ क्या है, वो टाइप है। तो टी यूजर आप देंगे, और ज़रूरी नहीं है उन्होंने यूजर दिया आप भी यूजर दे सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन है टाइपिंग का, टाइप एलियासिस का, कि आप टी से उसको प्रीफिक्स करते हैं, उसके बाद अपनी नाम बताते हैं कि भाई किस चीज़ की टाइप है। तो यहाँ पे आप टी यूजर दें, पूरा उसका स्ट्रक्चर पास करने के बाद नेम स्ट्रिंग होगी, जो नंबर होगी, और ये हैश टैग यूनियन होगा। और वही मैंने की है कि यहाँ पे यूजर पास कर दिया, जो कि टेक्निकली वही काम कर रहे हैं कि ये एनोटेट हो रहा है इस टाइप के साथ। क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, अब टाइप आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की नहीं, आप हर चीज की टाइप बना सकते हैं। आप
चीज़ की टाइप बना सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं आप उस चीज़ की टाइप बना सकते हैं। आपके पास एरे है, एरे की टाइपिंग होती है। लेट्स से आपके पास 5 एरे हैं जो कि सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, तो आप एरे के लिए भी एक जेनरिक टाइप बना दें। आपके पास भी फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शन एक ही स्ट्रक्चर होल्ड करते हैं, तो आप उनको भी सेम ही टाइप दे दें। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास वो सिनेरियो है या वो तरीका है कि हमने ऑब्जेक्ट की तो टाइप एनोटेशन देख ली, लेकिन लेट्स से अब फंक्शन, 2 फंक्शन है जो कि एक ही तरह का स्ट्रक्चर होल्ड करते हैं, तो उनको कैसे हम बनाएं। कहने का मकसद क्या है बता देता हूँ। ये दिख रहा है आपको ऐड का फंक्शन, कोई नई चीज़ है इसके अंदर। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, उसके पैरामीटर, पैरामीटर की टाइप्स, रिटर्न वैल्यू की टाइप्स और जो भी आप रिटर्न करें, ऐसी चीज़ हमने पढ़ी थी। और इसी तरीके से अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊं, सबट्रैक्ट या सबट्रैक्ट, इसके अंदर भी फंक्शन, फंक्शन का नाम, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, उनकी टाइप, रिटर्न टाइप और वैल्यू रिटर्न कर दी। अगर आप टेक्निकली देखें तो ये दोनों फंक्शन की जो पैरामीटर की वैल्यू है उनकी टाइप सेम है, उनके काउंट सेम है। ये भी ए और बी या 2 ही पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, ये भी 2 ही पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके भी दोनों पैरामीटर की टाइप नंबर ही है, इसके भी दोनों पैरामीटर की टाइप नंबर ही है, इसकी भी रिटर्न वैल्यू की टाइप नंबर ही है और इसकी भी रिटर्न वैल्यू की टाइप। तो अगर इतनी भी रिपीटेशन से आप बचना चाहते हैं तो आप फंक्शन की भी टाइप बना सकते हैं, जो कि इस एग्जांपल के अंदर हुआ है। या आपने एक इस तरह की जेनेरिक टाइप बना लेंगे, क्योंकि अभी हम बना लेते हैं टाइप, वही टी के साथ उसको प्रीफिक्स करें और कुछ भी बोल दें, आप नाम कुछ भी दे दें। यहाँ पे ऑपरेशन दिया हुआ है तो मैं भी ऑपरेशन दे दूँ, बिकॉज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज एन ऑपरेशन। और उसके बाद ये एक्चुअल फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन की टाइप होगी, ठीक है। टाइप एलियस होगा फंक्शन के लिए कि भाई ये फंक्शन एक पैरामीटर होल्ड करेगा जिसकी टाइप क्या होगी, नंबर। इसके बाद कॉमा, सेकेंड पैरामीटर, उसकी भी टाइप क्या होगी, नंबर ही होगी। और ये फंक्शन जो होगा ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एरो फंक्शन के थ्रू होगा। ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा, उस वैल्यू की टाइप क्या होगी। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो यहाँ पे मैंने कहीं स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन या रिटर्न का कीवर्ड देके कुछ रिटर्न नहीं करवाया। ये एक्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये फंक्शन की टाइपिंग है कि फंक्शन दिखेगा कैसे। समझ आ रही है बात मेरी। तो अब आप जिस भी फंक्शन को ये वाली टाइप देंगे तो टाइप स्क्रिप्ट मेक श्योर करेगी कि वो 2 ही पैरामीटर एक्सपेक्ट करे, दोनों की टाइप नंबर ही हो और वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है फाइनली उसकी टाइप क्या हो, नंबर। दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो अगर आप पीछे आए तो यहाँ पे यही हो रहा है कि ऐड, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं आपको। हमने फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू किया है, आप एरो फंक्शन यूज करें, जो भी फंक्शन आप यूज करना चाहें, तमाम तरीके से ये वर्क करेगा परफेक्टली फाइन। तो हम क्या करते हैं, इसको एरो फंक्शन के थ्रू ही करते हैं। यहाँ पे एरो फंक्शन कॉन्स्ट ऐड। अब हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं फंक्शन की, क्या करने जा रहे हैं, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। तो आपने ऐड का फंक्शन बनाया, कॉलन उसकी टाइप देंगे और टाइप हम ऊपर बता चुके हैं कि बेसिकली टी ऑपरेशन क्या है, आपके फंक्शन की टाइप है। यहाँ पे मैं देता हूँ टी ऑपरेशन और बस इसके बाद आप अपना एक्चुअल फंक्शन बनाएंगे कि भाई मेरा फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है, ए कॉमा बी। और हमने एरो फंक्शन में पढ़ा था कि अगर आप एक सिंगल सिंपल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स और रिटर्न में कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं यहीं पे बोल दूंगा ए प्लस बी। टेक्निकली हुआ क्या है कि इस टी ऑपरेशन ने देखा है कि यार मेरे जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि पैरामीटर भी 2 होने चाहिए, दोनों की टाइप भी नंबर होनी चाहिए और जो वैल्यू रिटर्न हो वो भी नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐड ने इसी को सेटिस्फाई किया। इसके नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं, 2, और जो ये फाइनली रिटर्न कर रहा है वो भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जैसे ही मैं यहाँ पे तीसरा पैरामीटर पास करूँगा तो आपको यहाँ पे एरर दिखेगा, क्योंकि टी ऑपरेशन
जिससे मैंने अपने ऐड के फंक्शन को एनोटेट किया है वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि कोई तीसरा पैरामीटर आए, वो एक्सपेक्ट ही करता है कि बस 2 ही पैरामीटर आए। और अगर मैं एक और बेवकूफ़ी कर दूं कि मैं इसको वैल्यू नंबर रिटर्न करने के बजाय हार्ड कोड विद कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर दूं, कि तब भी एरर देगा। वो बोलेगा तुमने जिस टाइप से मुझे एनोटेट किया है टी ऑपरेशन, वो क्या रिटर्न करने का बोलता है, नंबर, और तुम क्या रिटर्न कर रहे हो, स्ट्रिंग। सही है? मेक श्योर कि आपका ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो। सेम गोज फॉर कॉस्ट सबट्रैक्ट। इसमें भी अगर आपने इसको टी ऑपरेशन दे दिया, अच्छा मैं आपको पहले अलग से करके दिखाऊंगा। आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग को कुछ को एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही होगी, क्या कर दिया। सो लेट्स से मैं इस एरो फंक्शन को एक्सप्लिसिट बनाता हूँ जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या बना, सबट्रैक्ट एक फंक्शन बना एरो फंक्शन के थ्रू, इक्वल टू दिया, ए लिखा, उसको अलग से बोला कि भाई ए इज इक्वल टू नंबर, फिर कॉमा बी बोला, बी इज इक्वल टू अ नंबर, और फिर एक्सप्लिसिटली यहाँ पे दोबारा बताया कि भाई ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर। ऐसा ही है। तो बेसिकली हुआ यही है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। यहाँ पे मैंने फंक्शन की टाइप बना दी है कि भाई फंक्शन दिखेगा कैसे। और अगर मैं सबट्रैक्ट में ये जो मैंने हार्ड कोड अलग अलग किया हुआ है, जब मुझे पता है कि ऐड भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है और सबट्रैक्ट भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो ये अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बताओ, दूसरी बार इन सब को हटाओ, बस इनिशियली बता दो कि भाई ये जो सबट्रैक्ट है ये टी ऑपरेशन टाइप का होने वाला है। ये खुद ही मेक श्योर कर लेगा कि भाई ये ए जो हो ये भी नंबर हो, बी जो हो ये भी नंबर हो, और जो रिटर्न कर रहा हो ये भी नंबर हो। बता भी देता हूँ। अब अगर मैं सबट्रैक्ट को इन्वोक करते हुए इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दूँ तो मुझे एरर देगा। हालांकि भाई यहाँ पे तो मैंने कहीं नहीं बताया ए इज गोइंग टू बी अ नंबर, लेकिन इधर मैं एक और टाइप का रेफरेंस दे चुका हूँ जिसने पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि भाई ए भी नंबर होगा और बी भी नंबर होगा। तभी मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो मुझे एरर मिल रहा है। टाइप इसकी बोल रही है कि भाई सबट्रैक्ट जो है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी जो टी ऑपरेशन है, और टी ऑपरेशन बोलता है कि भाई पहला पैरामीटर भी नंबर हो और दूसरा पैरामीटर भी नंबर हो। जैसे ही मैंने दोनों नंबर पास किए, एरर गॉन। क्लियर? थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन इसके अराउंड आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपकी जितनी भी डेटा टाइप्स है उनकी आप टाइप एलियास बना के रख सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिए, एरे आप ट्राई कीजिएगा, एरे की भी आप टाइप एलियास बना के रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपके 2, 3, 5 एरे जो आप आगे बनाने वाले हैं वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो उनको बस उसी का रेफरेंस पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल एरे ऑफ समझ तो नहीं, इसकी भाई प्रैक्टिस करना है। ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, सबके लिए होता है, परफेक्टली फाइन, हमारे लिए भी कॉम्प्लेक्स था, तो इसके अराउंड आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें हम सारी देख चुके हैं। ऐसा ही है। आपका जो टाइप एलियस था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब आते हैं एक अगले टॉपिक पे, लेकिन अगले टॉपिक से पहले मैं आपसे एक नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ना है, सीखना है, तो तीनों ही या चारों ही या पांचों ही जितने भी हम आगे देखेंगे सब आपके लिए एक इक्वल, क्या कह सकते हैं भाई इसको, वैल्यू रखता है। क्योंकि किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें नहीं पता कहाँ से आएगा। तो आपको इस पॉइंट पे तमाम एरेज और तमाम लूप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे बेसिक, जिसकी बेस के ऊपर लूप्स की फाउंडेशन ज़्यादातर बनाई जाती है, वो है आपका फॉर लूप। क्योंकि फॉर लूप इज़ अ बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर लूप्स। क्यों? वो हमने देखा था, सीखा था, समझा था, पढ़ा था कि भाई ये आपका फॉर लूप है। लेट्स से मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स, तो आपके फॉर लूप के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनके ऊपर आपका जो फॉर लूप है वो डिपेंडेंट है, जिसमें आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं और कुछ एक्सप्रेशंस हैं। कोई मुझे बताएगा ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ये स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन? मिलके बोलो भाई, स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट है ये? बिकॉज
वैल्यू जो है वो हार्ड कोडेड है, यहाँ पे कोई डायनेमिक बिहेवियर नहीं है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ तो ये क्या है, एक्सप्रेशन, बिकॉज ये इवेल्युएट करेगा, एक रिजल्टेंट वैल्यू जनरेट करेगा, एक रिजल्टेंट वैल्यू इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर है। और यहाँ पे बेसिकली एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है जो आपकी आई की वैल्यू को हर आइटरेशन में 1 के इंक्रीमेंट के साथ बढ़ाया जा रहा है या ऐड किया जा रहा है। तो जब भी आप फॉर लूप देखेंगे तो ये 3 चीजें होना लाजमी है, एक स्टेटमेंट, 2 एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट के अंदर आपका आइटरेटर बन रहा होगा, आई इज एन आइटरेटर, नाम आप कुछ भी दें लेकिन ये आपका आइटरेटर होता है जिसकी बेस के ऊपर आपकी आइटरेशंस चलती हैं। सेकेंड चीज होती है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या है, बेसिकली कंडीशन है, वो कंडीशन जिसकी बेस के ऊपर आपकी आइटरेशन चलेगी। जब तक ये ट्रू रिजल्ट वैल्यू जनरेट करती रहेगी तब तक आइटरेशन चलती रहेगी। जैसे ही यहाँ पे फॉल्स आएगा आपकी आइटरेशन चलना बंद। ये वो आइटरेटर है जो कि आपके आइटरेशन को चलने में मदद करता है कि पहले आई की वैल्यू है 0, फिर अगली आइटरेशन में उसको 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो। जब तक ये आई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तक 1 का इंक्रीमेंट करते जाओ। क्लियर? ये था आपका फॉर लूप। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको लूप के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है। अब बाकी आपने जो दीगर लूप है उनके सिंटैक्स को देखना है, दैट्स इट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था टपल्स, किसने किया है? टपल्स पढ़ा है, देखा है, किसने? बहुत कम है माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो बाकियों ने क्यों नहीं किया? अगर मैं किसी एक को वैसे ही पूछूं, वाइट कैप आपकी, जी खड़े होइएगा मेरे भाई, आपका नाम? जी दिलदार अली, माशाअल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका। दिलदार, वजह क्या थी, क्यों नहीं कर पाए? कोई भी जो जहन में बात आ रही है बोलो। वक्त नहीं मिल पाया, वक्त नहीं मिल पाया, ठीक है, सही है, बैठ जाए। मेरे भाई कैप में, मुस्लिम कैप, जी आप? जी सर बताएं। टाइम नहीं मिल पाया, चले कह रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर यही बोलेंगे कि भाई टाइम नहीं मिल पाया, अब और रीज़न क्या निकाल के दें? ठीक है, तो भाई टाइम निकालना पड़ेगा, सही है। टाइम नहीं देखिए, यहाँ पे क्लास में भी आ रहे हैं तो टाइम निकाल के ही आ रहे हैं ना। तो जब इसका आउटपुट चाहिए, बस आप क्लास लेने के लिए आ रहे हैं, तो बेसिकली इसका आउटपुट ये है कि आपको इसको एज अ कैरियर या एज अ स्किल सेट अपने पास अपने टूल बॉक्स के अंदर रखना है। तो आउटपुट तभी मिलेगा जब इस टाइम के बाद भी थोड़ा टाइम देंगे। यहाँ बस आप मेरी बातें सुन रहे हैं और बस दैट्स इट। जब तक इसको करेंगे नहीं, बातें इंसान भूल जाता है। एक्सपीरियंस वो चीज़ होती है जो कि इंसान कभी नहीं भूलता। तो एक्सपीरियंस करें खुद। यहाँ पे मैं आपको भले मैं पढ़ा दूँ या कोई भी आगे पढ़ा दे, जिसने टाइप स्क्रिप्ट बनाई है वो भी आगे पढ़ा दे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो बातें ही रहेंगी और बातें आप भूल जाएंगे जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे। तो इस चीज़ को समझें, क्यों अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, वरना यहाँ पर आने का फ़ायदा नहीं हुई दोस्तों। एनीवे, आगे चलते हैं भाई। अब टपल्स ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज असाइनमेंट, तो वो असाइनमेंट ही रहेगा। आप लोग को ये करना है, टपल्स आप लोग के लिए ही है, मैं उसको क्लास में कतन नहीं करवाऊंगा। एनीवे, तो भाई इसके अलावा एक और असाइनमेंट दिया गया था जो था वाइल लूप। वाइल लूप किसने किया है? ठीक है जी, ब्लू शर्ट में मेरे भाई, आप जरा खड़े होइएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हसन। हसन, वाइल लूप को समझने में कितनी देर लगी जब आपको फॉर लूप क्लियर था? बेसिकली उसका आइटरेटर को नेटिव नहीं था, खुद आइटरेटर बनाना पड़ रहा था, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर लूप समझा तो वाइल में कोई मुश्किल हुई आपको? रिलेटिवली समझने में आसान था ना, बिकॉज आपको फॉर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। वैसे थैंक यू सो मच। तो भाई यही बात है कि अगर आपने वाइल लूप नहीं समझा हुआ और आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की, भले मैंने यहाँ पे क्लास में फॉर लूप पढ़ाया हुआ हो, लेकिन लेट से एग्जाम के अंदर वाइल लूप आ गया, तो बस अपनी 1 घंटे की कोताही बोलने या जो भी बोलने उसकी वजह से आप अपने क्वेश्चन मिस करेंगे। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, हाउ लूप वर्क्स,
लेकिन आपको वाइल का सिंटैक्स नहीं पता, इसकी वजह से आप अपना नंबर गंवा रहे होंगे और अल्टीमेटली टर्मिनेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक ऑब्वियसली हमने भी एक बार सेट किया हुआ है कि भाई इससे नीचे अगर बंदा आ रहा है तो फिर फ़ायदा नहीं है। एनीवे वाइल लूप भी अगेन आप लोग के लिए ही है, मैं आपको थोड़ा सा उसका दिखा देता हूँ। ये सारी इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल अल्फाज में टाइप लिटरल के बारे में बता रहा हूँ कि भाई व्हाट टाइप लिटरल एक्चुअली डज और डू। अभी तक आपने देखा था कि लेट यूजर नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ये कोई नई चीज है, या तो देखते आ रहे हैं ऐसे ही है, लेकिन ये रिजल्ट थी मैंने अपने वेरिएबल को एनोटेट कर दिया है कि भाई इस वेरिएबल के अंदर टाइप जाएगी स्ट्रिंग। सॉरी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। सॉरी, आप सही है? अच्छा, टी ऑपरेशन, अच्छा मैं बताता हूँ भाई। टी ऑपरेशन कुछ नहीं था, जिस तरह इससे पहले आपने देखा था हमने पर्सन के लिए एक टाइप बनाई थी, तो वो क्या था, वो एक स्ट्रक्चर था, एक टाइप थी, लेकिन वो पर्सन के लिए था और पर्सन कहते हैं एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइप एनोटेशन बनानी है तो आप उस तरीके को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली टाइप तो हर चीज़ की हो सकती है ना। फंक्शन की भी तो टाइपिंग होती है, जिसमें आपकी पैरामीटर्स की टाइप होती है, उसकी रिटर्न वैल्यू की टाइप होती है। अगर आपको लगता है आपके 3, 4, 5, 10, 50 फंक्शन ऐसे हैं जो कि सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, सबके पास 2 पैरामीटर है, दोनों की टाइप नंबर है और जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो भी नंबर है, तो हर बार हर फंक्शन को टाइप देने के बजाय आप इसकी भी टाइप एक्सट्रैक्ट करके एक सेपरेट एलियस बना सकते हैं और आने वाले तमाम फंक्शन को उनसे टाइप कर सकते हैं। आसान लफ्जों में पूरा दोबारा समझा सकते हैं। क्लियर है भाई? तो मैं यहाँ पे था कि हमने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन हियर इज अ थिंग, अब स्ट्रिंग के अंदर में क्या वैल्यू दूं वो कुछ भी हो सकती है। वो ये भी एक वैल्यू हो सकती है, वो ये भी एक वैल्यू हो सकती है, वो ये भी एक वैल्यू हो सकती है। मतलब अगर मैं कॉम्बिनेशंस निकालने पे आऊँ तो ट्रिलियन मिलियन पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लातादार वैल्यूज हैं जो कि मैं स्ट्रिंग के अंदर पास कर सकता हूँ। ऐसा ही है? समझ आ रही है बात मेरी? तो स्ट्रिंग से मेरी टाइपिंग तो हो जाती है, मुझे बस इतना पता चल जाता है कि यार मेरे वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, लेकिन वो स्ट्रिंग एक्चुअली क्या होगा वो कुछ भी हो सकता है। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, लातादार वैल्यूज हो सकती है। मतलब क्या क्या आप सोच भी नहीं सकते, इतने कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सिनेरियो है जिसमें आप बोलते हैं कि यार मेरे वेरिएबल के अंदर बस यही टाइप्स, सॉरी नहीं नॉट यही टाइप्स, यही वैल्यूज आ सकती हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि बस यही वैल्यूज आ सकती हैं, इनके अलावा कोई वैल्यूज नहीं आ सकती। दिस इज वेयर आप टाइप लिटरल का इस्तेमाल करेंगे। नाम से ही जाहिर है लिटरल, मतलब लिटरल वैल्यू बता रहा होता है कि भाई यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो ये आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपना यूजर नेम देंगे। यूजर नेम थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेट से यहाँ पे अच्छी एग्जांपल दी है साइज। साइज आपके पास मखसूस तरीके के होते हैं, अगर हम उसको और मखसूस करते हैं तो हमारे पास 3 नहीं करते हैं, स्मॉल मीडियम और लार्ज, एक्सेल डबल एक्सेल, उसको छोड़ जाए, एक जो मखसूस नहीं करते हैं वो स्मॉल मीडियम लार्ज। अब अगर मैं साइज को सिर्फ स्ट्रिंग दे दूँ और अब मैं इसके अंदर वैल्यू पास करने जाऊँ तो मेरे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। सिंगल कोट डबल कोट में रहते हुए मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ये कोई साइज होता है? बोलो भाई, ये कोई साइज होता है? स्मॉल साइज होता है? तो ये तो सही है, लेकिन लेट से मैं दोबारा ऐसा कुछ पास कर दूँ, ये कोई साइज होता है? तो अगर मुझे किसी यूजर को, किसी भी यूजर को लिमिट करना है कि यार तुम्हारे वेरिएबल के अंदर बस यही मखसूस वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, इनके अलावा आप कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, तब आप टाइप लिटरल्स को यूज करते हैं। और उसका देने का बहुत आसान तरीका है, भाई कॉलम के बाद आप अपनी टाइप्स बताते हैं कि भाई या तो ये स्मॉल होगा, उसके बाद 5%,
टाइप बेसिकली एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से सेपरेट कर रहा होता है और लगाना होता है। जो आपका वैल्यू उसको और था ना आसान लफ्जों में, इसमें आप दो पाइप डबल पाइप लगाते हैं, टाइप का और है आसान लफ्जों में आप समझ। इसके बाद आप पाइप पास करेंगे, मीडियम, लार्ज, यहाँ तक अगर मैं रह लूँ तो यहाँ पे मैंने ये कहा है कि भाई आपका एक वेरिएबल साइज तो है, लेकिन इस साइज के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो बस इन तीन में से ही हो सकती है। इसके अलावा आप कोई और वैल्यू पास नहीं कर सकते। वो हम जल्दी से करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू दूं और यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम वैल्यू पास करने की कोशिश करूं, लेट्स से बड़ा, तो वो मुझे एरर दे रहा है। दिख रहा है कि भाई टाइप बड़ा इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, वो बता भी रहे कि ये तीन है, इन तीनों में जो तुमने दिए वो प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस यही तीन वैल्यू ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो है साइज, स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज। इन तीनों में से इट्स ऑल अप टू यू, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। हत्ता के कैरेक्टर भी छोटे या बड़े नहीं कर सकते। मीडियम अगर पूरा स्मॉल केस लिखा है तो यहाँ पे भी पूरा स्मॉल केस ही पास करना पड़ेगा। स्मॉल को अगर स्मॉल केस में लिखा है तो यहाँ पे मैं एल को कैपिटल नहीं कर सकता, मुझे एरर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, तो भाई मैंने जो बोला आपकी वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये है भाई आपका टाइप लिटरल। क्लियर है? क्लियर? हैंड रेज करो भाई। बस ये है आपका टाइप लिटरल। आगे चलते हैं। ये हमने करके देख लिया, इसको और डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि लेट के साथ है हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं, नई वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो लेट से पहले तो भाई सामने सामने इसको चाहे इसको दिख रहा था स्मॉल, मीडियम और लार्ज। क्या अगर मैं इसको दोबारा वैल्यू रीअसाइन करने दूंगा तब भी ये मेक श्योर करेगा कि इन तीनों में से ही वैल्यू होगी, मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। अभी करके दिखाता हूँ। साइज इक्वल टू मीडियम, मीडियम करने दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम मौजूद है। लेकिन अगर मैं इधर आके दोबारा कुछ जिब्रिश ऐड कर दूँ तो मुझे एरर ही देगा। डजंट मैटर मैं इनिशियली वैल्यू पास कर रहा हूँ या फिर रीअसाइन कर रहा हूँ, जो टाइप दे दी है टाइप इसे बोलेगा। मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि आप यही तीन वैल्यू इसमें पास करें, भले अपडेट कर रहे हो तब भी यही पास करें। क्लियर? ये हमने देख लिया, राइट? ये भी हमने करके देखा है कि इन्होंने स्मॉल, मीडियम और लार्ज से क्या पास कर दिया है, मेगा, और मेगा इसमें मौजूद नहीं है तो आपको एरर मिलेगा। इन्होंने इस पॉइंट पे पास नहीं की इसमें वैल्यू, इन्होंने बाद में पास की तब भी एरर मिलेगा। आगे चलते हैं। ये था आपका टाइप लिटरल। टाइप लिटरल जो था वो बहुत ही बेसिक सा है, ये आपने देख लिया है। बस टाइप लिटरल में इतना ही है कि आप पहले ही सेट ऑफ वैल्यू पास कर देते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें सेट ऑफ वैल्यूज भी होती है। जैसे हमने साइज का देखा, साइज यही होते हैं, इसके अलावा आप जितने ऐड करना चाहिए 2XL, XL, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि भाई ये साइज है, कोई साइज बताना चाहिए गरीब साहब, सन स्क्रीन या फिर कुछ भी, इस नाम का कोई साइज नहीं होता। तो अगर आपके वेरिएबल के अंदर यही वैल्यू स्टोर हो तो आप टाइप लिटरल यूज करेंगे। हाँ, ये स्ट्रिक्ट कर देता है आपको। जी भाई, इसको आप अगर आपके बहुत सारे वेरिएबल ये चीज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आप इसको अलग से टाइप एनोटेशन भी बना सकते हैं। बनाई नहीं है, बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बनाना चाहिए बना सकते हैं। नहीं, आप कुछ करेंगे तब बताऊँ यार आपके लिए। टाइप की साइज कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। एक बार एक चीज़ पढ़ लेते हो तो बस फिर उसको समझना होता है और उसको बार बार रिपीट करना होता है। ये आपके बन गई वाली टाइप। और अब यहाँ पे बस आपने साइज को बोलना है कि भाई इज गोइंग टू बी ऑफ साइज टाइप टी साइज, और यहाँ पे मैं वही लार्ज स्मॉल मीडियम दे सकता हूँ। मेक सेंस? बस इतनी सी बात है। क्लियर है? बस ये था दोस्तों। स्पेलिंग आप वही टाइप को हमेशा टी से स्टार्ट कीजिएगा, और बाकी जो भी आपके जिस चीज़ के लिए आप टाइप बना रहे हैं उस तरह से। इट्स नॉट गोइंग टू बी एज इक्वल टू। सही है भाई, आपका सवाल क्लियर हो गया? आगे चले, ठीक है? किसी का और सवाल कोई? चलो आगे चलो। टाइप यूनियन, ठीक है?
तो देखिए अभी मैंने साइज को गलत ले ली थी, उससे ऐसा नहीं होगा। उसको दोबारा पुराने तरीके से कर लेते हैं ताकि सबके सामने दिख रहा हो। जी मेरे भाई, आप ग्लासेस आप ही रहिएगा। लेट्स चिल। ओके, टाइप न्यूट्रल क्या होता है? व्हाई वी यूज टाइप न्यूट्रल? जो भी पढ़ा है मैंने, व्हाई वी यूज टाइप न्यूट्रल, मकसद क्या है? वेरिएबल को फिक्स वैल्यू दे देंगे, तो वो तो हम कॉस्ट से नहीं दे देंगे, वो चेंज नहीं होती दोबारा। फिक्स का मकसद नहीं होता फिक्स वैल्यू देंगे, वो चेंज नहीं होती दोबारा। जरा एलेबोरेट करेंगे फिर से काम होता है। टाइप्स किस हो जाते हैं? मतलब सेट ऑफ वैल्यूज हम प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई आपके वेरिएबल के अंदर बस 3 वैल्यूज आती है, इसके अलावा नहीं। ये कहना चाह रहे हैं क्या नाम क्या आपका? जैन के लिए तालियां हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जैन। तो बिल्कुल सही बताया मैंने कि सेट ऑफ वैल्यूज पास कर देते हैं और फिर आपका वेरिएबल बस वही वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं, इनके अलावा कोई भी वैल्यू आप पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारे पास टाइप यूनियन। यूनियन ग्रुपिंग के लिए हमेशा यूज होता है। आप लोगों ने मैथ्स के अंदर यूनियन पढ़ा हुआ, यूनियन इंटरसेक्ट, ये तमाम चीजें पढ़ी होंगी। यूनियन किस लिए होता है कि भाई फॉर एग्जांपल दो चीजें हैं, दो चीजों को मिला के लिख दिया तो वो क्या बन गया? उनका यूनियन बन गया। बस सिंपल सी इतनी सी बात है यूनियन की। तो टाइप यूनियन भी यही चीज है जो आप लोग मुझसे अक्सर सवाल करते थे कि लेट्स से सर हमारे वेरिएबल के अंदर या तो नंबर भी स्टोर हो जाए या फिर स्ट्रिंग भी स्टोर हो जाए, तो वो हम कैसे करें? तो वो आप यूनियन टाइप की मदद से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, मकसद समझाता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई लेट एज, अब अगर मेरी एज है 42, तो ऐसे मैं पास कर सकता हूँ। मेरी एज 42 है ना, तो ऐसे भी पास कर दें। ऐसे 42, तो कोई मसला है इसमें? दोनों का मकसद 42 ही है ना। तो टेक्निकली मुझे यही चीज़ अचीव करनी है कि यार मेरी एज के अंदर भले यूज़र स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पास कर दे या भले नंबर के अंदर पास कर दे, मुझे मसला नहीं है, मैं इसको कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पे आपका एक ही वेरिएबल दो टाइप की वैल्यूज होल्ड कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है? वो टाइप यूनियन की बेस के ऊपर कर सकता है। देख लेते हैं। बेसिकली आपने ऐसे करना, दिखा भी देता हूँ। आपने अपनी एज को जो टाइप देनी है वो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ नंबर, तो टेक्निकली ऑब्वियसली वो एरर देगा, बोलेगा आपने वैल्यू दी है 42 स्ट्रिंग के अंदर और टाइप आपने बोली हुई है नंबर। तो मैं तो नहीं मानना, लेकिन मुझे एक्सेप्ट भी करवाना, क्योंकि भाई है तो ये भी 42 ही ना, कोई मकसद तो मुझे इसमें गलत समझ आ नहीं रहा। तो मैं थोड़ा सा इसको रूम दूंगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। यार भले तुम स्ट्रिंग ले लो, भले नंबर ले लो, मुझे मसला नहीं है। तो आप कैसे पास करते हैं? वही पाइप आप पास करते हैं जो पाइप आपने इससे पहले पास किया था, और पाइप के बाद आप बोल देते हैं स्ट्रिंग। अब जो एज वेरिएबल है वो या तो नंबर टाइप भी स्टोर कर सकता है या स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता है। दोनों में कोई कबाहत नहीं है। लिखा भी देता हूँ। अभी मैंने 42 स्ट्रिंग में लिखा है, अब मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मुझे करने देगा। बोलेगा ठीक है, आपने पहले ही बताया हुआ है कि या तो नंबर हो या फिर स्ट्रिंग हो, दोनों में ही सही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। क्लियर? तो टाइप, लिटरल और यूनियन में फर्क कीजिएगा। आते दोनों में पाइप ही है, लेकिन उसमें आप एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे होते हैं टाइप लिटरल के अंदर, और यहाँ पे बस आप टाइप्स बता रहे होते हैं। क्योंकि यूजर की टाइप नंबर, एज नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 33 भी। यहाँ पे अगर मैं एक्चुअल वैल्यू देने पर आया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि यार बस स्ट्रिंग और नंबर दोनों में रहते हुए तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरीके से अपनी एज पास करो। लेकिन जब आपको पता हो आपकी वैल्यूज फिक्स्ड है, आपके पास थोड़ा रूम कम है, लिमिटेड वैल्यूज है, जैसे साइज के लिए हमने देखी है कॉफ़ी,
कैपेचिनो, एक्सप्रेसो और कौन सी होती है, लाटे, ये सारी होती है। तो इसमें से भी ऑब्वियसली आप इसके लिए एक टाइप लिटरल बना सकते हैं, भाई यही वैल्यू, इनके अलावा कोई वैल्यू ना हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस मच फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप यूनियन की तरफ जाएंगे। क्लियर? हाँ पूछो सवाल, पूछ लो। क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? कर ले, घबराना नहीं है। देख लो, अपने अंदर सवाल लेके चले जाओगे कहाँ बाहर निकालो प्लीज जी। नहीं, बिल्कुल एनी से बिल्कुल। ऑब्जेक्ट भी एक टाइप है, बुलियन भी एक टाइप है, अननोन भी एक टाइप है, नल भी एक टाइप है, एनी भी एक टाइप है। मैंने तो बस 2 लिखी है। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा मुझे एरर देगा। एनी होता बोलता कह रहे भाई ऑब्जेक्ट भी देते जाने दूंगा। अभी देख रहे एरर मिल रहा है, एज के नीचे देखें, राइट स्क्रीन लाइन दिख रही है आपको, तो एनी नहीं है। थोड़ा सा मैंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लेकिन एनी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी। क्लियर? अच्छा सवाल था बाय द वे। नाम आपका? मोहम्मद अरसलान, थैंक यू सो मच। क्लियर भाई? तो ये था आपका टाइप यूनियन। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब टाइप स्क्रिप्ट स्पेसिफिक है, जब से मैंने आपको बताया और अभी तक, और आगे भी जो हम पढ़ेंगे। जी मेरे भाई? सर का दिल नहीं चाह रहा था। जी एरर निकालूं, जो ऑब्जेक्ट पे एरर है। टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट अ